अन्या ने अपने चेहरे पर लगी धूल को पोंछते हुए सामने की विशाल कांच की इमारत को देखा। स्टर्लिंग की इकलौती उत्तराधिकारी होने के नाते उसे भव्य इमारतों की आदत थी, लेकिन आज उसका नजरिया बिल्कुल अलग था। उसने अपने महंगे कपड़ों को एक साधारण साड़ी से बदल लिया था। अब वह राहुल की कंपनी के बाहर एक छोटी दुकान चला रही थी। यह कोई सामान्य दिन नहीं था, बल्कि एक गहरी रणनीति का पहला कदम था। वह उस आदमी का असली चेहरा देखना चाहती थी, जो उसका होने वाला पति था। सड़क पर भारी भीड़ थी और तेज धूप के कारण पसीना लगातार माथे से बह रहा था। अन्या ने एक पुरानी टोपी पहन रखी थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह अपने हाथों से समोसे और जलेबी तल रही थी, जो उसके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। पास ही में कुछ मजदूर खड़े होकर चाय पी रहे थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। अन्या चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि वे राहुल की कंपनी के कर्मचारी थे। उसे पता था कि असली जानकारी हमेशा निचले स्तर के कर्मचारियों से ही मिलती है। तभी अचानक वहां कंपनी के 2 सुरक्षा गार्ड आ धमके। उनके चेहरों पर एक अजीब सा घमंड और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उन्होंने आते ही मजदूरों को वहां से भगाना शुरू कर दिया और भद्दी गालियां दी। एक गार्ड ने अन्या की दुकान के पास आकर जोर से डंडा मारा, जिससे कुछ बर्तन नीचे गिर गए। उसने अन्या को धमकी दी कि वह तुरंत अपनी दुकान यहां से हटा ले, वरना उसका सारा सामान फेंक दिया जाएगा। अन्या ने बिना कोई विरोध किए शांति से बर्तन उठाए और गार्ड की आंखों में देखा। अन्या की आंखों में कोई डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति थी, जो अक्सर तूफानों से पहले होती है। उसने गार्ड से बेहद शांत स्वर में कहा कि वह बस अपना काम कर रही है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। गार्ड उसकी इस निडरता को देखकर पल भर के लिए थोड़ा हैरान रह गया। वह अक्सर ऐसे गरीब लोगों को डरते और गिड़गिड़ाते हुए देखता था, लेकिन इस लड़की का व्यवहार बिल्कुल अलग था। उसने फिर से डंडा उठाया, लेकिन तभी कंपनी के अंदर से एक अधिकारी बाहर आया। वह अधिकारी राहुल का एक करीबी सहायक था, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम ने गार्ड को वहां से जाने का इशारा किया और अन्या की तरफ एक तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसने कठोर आवाज में कहा कि यह विप इलाका है और यहां सड़क किनारे ठेले लगाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। अन्या ने अपना सिर झुका लिया और जानबूझकर एक डरी हुई गरीब लड़की का नाटक किया, ताकि उन लोगों को कोई शक न हो। वह विक्रम की हर हरकत और उसके शब्दों को अपने दिमाग में अच्छी तरह से दर्ज कर रही थी। विक्रम वहां से चला गया, लेकिन उसका बर्ताव अन्या के मन में कई सवाल खड़े कर गया। राहुल हमेशा अपने कर्मचारियों के प्रति बहुत दयालु और उदार होने का दावा करता था, लेकिन आज की यह घटना उसके दावों के बिल्कुल विपरीत थी। अगर उसका सहायक इतना क्रूर और असभ्य हो सकता है, तो राहुल खुद कैसा इंसान होगा। अन्या ने एक गहरी सांस ली और फिर से अपने काम में लग गई। वह जानती थी कि उसे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। दोपहर का समय हो चुका था और सूरज की गर्मी अब और भी ज्यादा असहनीय हो रही थी। अन्या के हाथ जल गए थे और पैरों में भी तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया, जो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। उसने अन्या से एक पौध की दीस गर्मी समोसा मांगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। अन्या ने तुरंत उसे एक गर्म समोसा दिया और उससे पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। बूढ़े आदमी ने उसे दुआएं दी और चला गया। यह दृश्य देखकर पास खड़े एक अन्य दुकानदार ने अन्या से कहा कि इस तरह से तो वह कभी भी मुनाफा नहीं कमा पाएगी। अन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि कुछ चीजें पैसों से बहुत ज्यादा कीमती होती हैं, जैसे कि इंसानियत और दया। तभी गेट से कुछ और दया से कहा से बहुत ज्यादा कीमती होती हैं। कर्मचारी बाहर निकले, जो लंच ब्रेक के लिए आए थे। वे सभी राहुल की नीतियों और उसके सख्त रवैये के बारे में लगातार शिकायत कर रहे थे। अन्या ने उनकी बातें सुनी और नए तथ्य जाने। कर्मचारियों की बातों से यह साफ हो गया था कि राहुल कंपनी में एक तानाशाह की तरह व्यवहार करता है। वह छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को नौकरी से निकाल देता है और उनका वेतन भी काट लेता है। अन्या को यह सब सुनकर बहुत गहरा धक्का लगा, क्योंकि राहुल ने उसे कभी भी यह सब नहीं बताया था। वह हमेशा खुद को एक आदर्श
और समझदार नेता के रूप में पेश करता था। अन्या का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। अन्या को अपने पिता की याद आई, जो हमेशा कहते थे कि किसी भी इंसान को परखना हो तो यह देखो कि वह अपने से कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। राहुल का यह व्यवहार निश्चित रूप से एक बहुत बड़े खतरे का संकेत था। स्टर्लिंग साम्राज्य को ऐसे इंसान के हाथों में सौंपना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती थी। अन्या ने ठान लिया कि वह राहुल के हर झूठ का पर्दाफाश करेगी और उसे उसकी असली जगह दिखाएगी। वह पीछे नहीं हटेगी। शाम होने लगी थी और आसमान का रंग धीरे धीरे सुनहरा हो रहा था। अन्या की दुकान का सारा सामान लगभग बिक चुका था और वह अब घर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने देखा कि कंपनी के पिछले दरवाजे से कुछ मजदूर बहुत ही निराश और दुखी होकर बाहर आ रहे हैं। उनके हाथों में कुछ कागज थे जो स्पष्ट रूप से बर्खास्तगी के आदेश लग रहे थे। अन्या ने अपना ठेला वहीं छोड़ा और चुपचाप उन मजदूरों के पास गई ताकि सच्चाई जान सके। अन्या ने एक मजदूर से बहुत ही नम्रतापूर्वक पूछा कि आखिर क्या हुआ है और वे इतने उदास क्यों हैं। मजदूर ने रोते हुए बताया कि बिना किसी कारण के आज अचानक 20 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। राहुल ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत पुराने कर्मचारियों को हटाकर सस्ते मजदूरों को काम पर रखा जाएगा। यह खबर सुनकर अन्या का दिल टूट गया और उसका खून खौलने लगा। यह एक सरासर अन्याय था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अन्या ने उन मजदूरों को ढांढस बंधाया और उन्हें यकीन दिलाया कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। हालांकि वह अभी उन्हें अपनी असली पहचान नहीं बता सकती थी, लेकिन उसने अपने मन में उनकी मदद करने का पक्का इरादा कर लिया था। उसने उन सभी मजदूरों के नाम और संपर्क नंबर एक छोटे से कागज पर लिख लिए। वह जानती थी कि ये लोग राहुल के खिलाफ एक मजबूत गवाह बन सकते हैं। अब राहुल की क्रूरता का ठोस सबूत मौजूद था। अन्या ने अपने आसपास के अन्य दुकानदारों को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। वे सभी लोग बहुत ही गरीब थे और दिन भर कड़ी मेहनत करते थे। उनके चेहरों पर थकान और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। एक बूढ़ी औरत जो पास ही में मूंगफली बेच रही थी, वह लगातार खांस रही थी। अन्या को उस बूढ़ी औरत की हालत देखकर बहुत दुख हुआ और उसने उसे एक कप गर्म चाय दी। उस औरत ने अन्या को आशीर्वाद दिया और राहुल की कंपनी के कठोर नियमों के बारे में शिकायत करने लगी। बूढ़ी औरत ने बताया कि इस कंपनी के लोग उन्हें कभी भी चैन से बैठने नहीं देते हैं। वे आए दिन उन पर भारी जुर्माना लगाते हैं और कभी भी उनका सारा सामान उठाकर फेंक देते हैं। अन्या यह सब सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसे इन सब बातों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसे हमेशा यही बताया गया था कि स्टर्लिंग के सभी भागीदार बहुत ही नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार हैं। यह सच्चाई उसके लिए एक बहुत ही कड़वे घूंट की तरह थी जिसे निगलना मुश्किल था। दोपहर के भोजन के समय कंपनी के कुछ और बड़े अधिकारी बाहर आए और उन्होंने बहुत ही घमंड से बातें करना शुरू किया। अन्या चुपचाप अपनी दुकान पर खड़ी रही और उनकी हर एक बात को अपने कानों में पड़ने दिया। वे लोग राहुल की उस नई नीति की तारीफ कर रहे थे जिसमें गरीब कर्मचारियों का वेतन काट लिया गया था। अन्या के मन में एक तेज क्रोध की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं आने दिया। वह अभी सिर्फ एक साधारण विक्रेता थी। तभी 2 अन्य मैनेजर अन्या की दुकान के पास आकर सिगरेट पीने लगे और आपस में किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगे। अन्या ने अपना ध्यान उनकी तरफ केंद्रित किया और समोसे तलने का नाटक करते हुए उनकी पूरी बातचीत सुनने लगी। वे लोग कह रहे थे कि राहुल जल्द ही इस पूरी सड़क को खाली करवाने वाला है ताकि यहां एक बड़ा पार्किंग लॉट बनाया जा सके। यह खबर अन्या के लिए बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि यह पूरी तरह से गैरकानूनी और अमानवीय कदम था। अन्या ने उस प्रोजेक्ट का नाम अपने दिमाग में अच्छी तरह से दर्ज कर लिया ताकि वह घर जाकर इसकी पूरी जांच कर सके। सूरज की तेज गर्मी अब और भी ज्यादा असहनीय हो गई थी और अन्या को अपने पैरों में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसे बचपन से ही हर तरह की सुख सुविधा मिली थी और उसने कभी भी इतनी कड़ी शारीरिक मेहनत नहीं की थी, लेकिन आज यह दर्द उसे एक नई और सच्ची हकीकत से परिचित करा रहा था।
वह इस दर्द को अपनी ताकत बना रही थी। अन्या को अपने पिता की वह बातें याद आ रही थीं, जब वे राहुल की ईमानदारी और उसकी व्यापारिक समझ की तारीफ करते थे। वे राहुल को अपना दामाद ही नहीं, बल्कि अपना बेटा और स्टर्लिंग साम्राज्य का भविष्य मानते थे। अन्या को यह सोचकर ही घबराहट हो रही थी कि अगर उसके पिता को राहुल की इस भयानक असलियत का पता चला तो उन पर क्या गुजरेगी। लेकिन वह अपने पिता को इस धोखेबाज इंसान के हाथों बर्बाद होने से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अचानक एक थका हुआ मजदूर अन्या की दुकान के पास आया और कमजोरी के कारण लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ा। उसके हाथ से उसका टिफिन छूट गया और सारा खाना सड़क की मिट्टी में गिरकर पूरी तरह से खराब हो गया। मजदूर उस गिरे हुए खाने को देखकर रोने लगा, क्योंकि उसके पास और कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अन्या का दिल भर आया और उसने बिना एक पल की देरी किए उस मजदूर को एक प्लेट में ताजा और गर्म खाना परोस कर दे दिया। मजदूर ने अन्या की तरफ एक बहुत ही कृतज्ञता भरी नजर से देखा और उसे ढेरों दुआएं देते हुए खाना खाने लगा। उसने अन्या को चेतावनी दी कि वह यहां से जल्दी चली जाए, क्योंकि कंपनी के सुरक्षा गार्ड शाम को और भी ज्यादा क्रूर हो जाते हैं। अन्या ने उसे मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और उसे यह भरोसा दिलाया कि वह अपना पूरा ध्यान रखेगी। इस छोटी सी घटना ने अन्या को यह सिखा दिया था कि इन गरीब लोगों के दिलों में कितनी ज्यादा इंसानियत और सच्ची हमदर्दी छिपी होती है। शाम का समय होने लगा था और सूरज धीरे धीरे अपनी लालिमा के साथ पश्चिम की दिशा में ढल रहा था। सड़क पर गाड़ियों का शोर और लोगों की भीड़ अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे धूल भी ज्यादा उड़ रही थी। अन्या के हाथ जले हुए थे और उसके चेहरे पर कालिख और पसीने की परतें जमा हो गई थीं। एक राजकुमारी जैसी जिंदगी जीने वाली अन्या आज एक आम और संघर्षशील नागरिक की तरह पूरी तरह से थक कर चूर हो चुकी थी। लेकिन उसकी आत्मा बहुत मजबूत थी। अन्या ने अपनी दुकान का सारा बचा हुआ सामान और बर्तन समेटना शुरू किया और उन्हें एक छोटे से बक्से में रख दिया। आज का दिन उसके जीवन का सबसे लंबा और सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण दिन रहा था, जिसने उसकी आंखें पूरी तरह से खोल दी थीं। उसने जो कुछ भी देखा और सुना था, वह सब एक बहुत बड़े और भयानक तूफान के आने का स्पष्ट संकेत था। राहुल की वह साफ सुथरी छवि अब अन्या के दिमाग में हमेशा के लिए एक बहुत ही घिनौने और काले रूप में बदल चुकी थी। अन्या जब अपना ठेला लेकर वापस घर की तरफ लौट रही थी, तो सड़क किनारे की हर एक चीज उसे एक अलग कहानी सुना रही थी। उसने देखा कि कैसे गरीब लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, और फिर भी राहुल जैसे अमीर और ताकतवर लोग उन्हें केवल कीड़े मकोड़े ही समझते हैं। यह गहरी सामाजिक असमानता अन्या को अंदर ही अंदर एक बहुत गहरी चोट पहुंचा रही थी, जिसे वह अब तक अपनी सुख सुविधाओं की सुरक्षित दुनिया में पूरी तरह से अनदेखा करती आई थी। उसने खुद से यह कड़वा सवाल किया कि क्या वह सच में इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी कि उसे कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे कभी भी राहुल की आंखों में छिपी उस लालच और क्रूरता की एक भी छोटी सी झलक दिखाई क्यों नहीं दी। प्यार शायद सच में अंधा होता है, लेकिन अब अन्या की आंखों पर बंधी वह अज्ञानता की पट्टी पूरी तरह से खुल चुकी थी। वह अब केवल स्टर्लिंग की उत्तराधिकारी ही नहीं थी, बल्कि न्याय की एक निडर रक्षक भी बन चुकी थी, जो किसी को नहीं बख्शेगी। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसके दिमाग में विचारों का एक बहुत ही तेज बवंडर लगातार घूम रहा था। उसे राहुल के खिलाफ न केवल सबूत जुटाने थे, बल्कि एक ऐसी ठोस रणनीति भी बनानी थी जिसे कोई भी अदालत झुठला न सके। वह जानती थी कि राहुल के पास बहुत पैसा और बहुत बड़ी पहुंच है, इसलिए वह आसानी से अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकता है। अन्या को उससे भी कई गुना ज्यादा होशियार और सतर्क रहने की जरूरत थी, ताकि वह उसे हर एक मोर्चे पर मात दे सके। अन्या के मन में अब राहुल के लिए प्यार का एक छोटा सा अंश भी बाकी नहीं रह गया था। उसकी जगह अब एक बहुत ही ठंडी और अडिग नफरत ने ले ली थी, जो उसे लगातार आगे बढ़ने की नई प्रेरणा दे रही थी। वह इस बात को कभी माफ नहीं कर सकती थी कि राहुल ने उसके पिता के विश्वास को इतनी बुरी तरह से तोड़ा है। यह सिर्फ एक व्यापारिक धोखा नहीं था,
बल्कि यह एक बहुत बड़ा भावनात्मक और व्यक्तिगत विश्वासघात था, जिसकी सजा उसे हर हाल में मिलनी ही थी। अन्या अपनी गाड़ी के पास पहुंची, जिसे उसने एक दूर और सुनसान गली में बहुत ही सुरक्षित तरीके से छिपा कर रखा था। उसने अपना वह पुराना और गंदा लिबास उतारा और अपनी पानी की बोतल से अपना मुंह अच्छी तरह से धो लिया। शीशे में अपनी परछाई को देखते हुए अन्या ने अपनी आंखों में एक बिल्कुल नई और खतरनाक चमक को साफ महसूस किया। यह वह अन्या नहीं थी जो आज सुबह घर से निकली थी, बल्कि यह आग में तपकर बाहर निकला हुआ एक बेहद मजबूत फौलाद बन चुकी थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की जगमगाती और रोशन सड़कों से होते हुए अपने उस शानदार और विशाल बंगले की तरफ चल दी। उसे आज रात बहुत सारा जरूरी काम करना था और राहुल के उस प्रोजेक्ट के बारे में हर एक छोटी जानकारी निकालनी थी। वह कल फिर से उसी जगह पर जाएगी और एक नई ऊर्जा के साथ उस धोखेबाज इंसान के और भी कई राज खोज निकालेगी। यह जंग अब शुरू हो चुकी थी और अन्या ने पीछे हटने का विकल्प अपने दिमाग से हमेशा के लिए पूरी तरह से मिटा दिया था। रात की वह खामोशी अन्या के कानों में एक बहुत ही स्पष्ट और तेज जीत का संगीत बनकर गूंज रही थी। उसे यकीन था कि जब समय आएगा तो वह राहुल के उस नकली साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से बिखेर कर रख देगी। यह लड़ाई सिर्फ उसके अपने आत्मसम्मान के लिए ही नहीं थी, बल्कि उन तमाम बेकसूर और गरीब लोगों के लिए भी थी जिन्हें राहुल ने कुचला था। वह कल के सूरज का इंतजार कर रही थी, जो उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव लेकर आने वाला था। अगले दिन की सुबह भी उतनी ही गर्म और उमस भरी थी, लेकिन अन्या अपने समय पर उसी जगह पहुंच गई। उसने फिर से वही पुरानी साड़ी पहनी थी और अपने चेहरे पर थोड़ी मिट्टी लगा ली थी, ताकि उसकी असली पहचान पूरी तरह से छिपी रहे। आज उसके मन में कोई दुविधा या घबराहट नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य था। वह अपनी छोटी सी दुकान पर समोसे तलने की तैयारी करने लगी, जबकि उसकी नजरें लगातार राहुल की कंपनी के विशाल और भव्य मुख्य द्वार पर टिकी हुई थीं। आसपास के अन्य दुकानदार भी अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सा खौफ नजर आ रहा था। कल की उस घटना के बाद से सभी बहुत डरे हुए थे और किसी भी नई मुसीबत से बचना चाहते थे। अन्या ने महसूस किया कि गरीबी और बेबसी ने इन लोगों का सारा आत्मविश्वास छीन लिया है। वह मन ही मन सोच रही थी कि कैसे ताकतवर लोग अपने से कमजोर लोगों को सिर्फ अपने जूतों की धूल समझते हैं। यह विचार उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा क्रोधित कर रहा था। तभी अचानक वहां 3 बड़ी और बेहद महंगी गाड़ियां आकर रुकीं। उन गाड़ियों के शीशे पूरी तरह से काले थे और उनकी चमक बता रही थी कि वे किसी बहुत बड़े और रसूखदार इंसान की हैं। गाड़ियों के रुकते ही कंपनी के कई सुरक्षा गार्ड और बड़े अधिकारी तुरंत बाहर भाग कर आए। सड़क पर खड़े सभी गरीब दुकानदार डर के मारे पीछे हटने लगे और अपने सामान को समेटने की कोशिश करने लगे। अन्या अपनी जगह पर ही स्थिर खड़ी रही और उस मंजर को बहुत ध्यान से देखने लगी। बीच वाली काले रंग की गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से राहुल बाहर निकला। उसने एक बेहद महंगा इटालियन सूट पहना हुआ था और उसकी आंखों पर एक काले रंग का चश्मा था। उसके चेहरे पर एक ऐसा घमंड झलक रहा था जैसे यह पूरी दुनिया सिर्फ उसी की जागीर हो। वह अपने जूतों की आवाज करते हुए बड़े ही रौब से सड़क पर चल रहा था और उसके इर्द गिर्द अधिकारी ऐसे घूम रहे थे जैसे मक्खियां किसी मीठी चीज के चारों तरफ भिन भिनाती हैं। अन्या ने गहरी सांस ली। राहुल ने अपने चश्मे के पीछे से उस पूरी सड़क और वहां मौजूद गरीब दुकानदारों को बहुत ही घृणा भरी नजरों से देखा। उस मम्बरीस मम्बात है मम्बती मम्बथा मम्बाथे कहा कि यह जगह कितनी गंदी और बदबूदार है। वह इस बात से बहुत ज्यादा नाराज था कि उसकी कंपनी के सालाक बिल्कुल बाहर ये भिखारी लोग अपनी दुकानें लगाकर बैठे हैं। उसने बहुत ही कठोर और ऊंची आवाज में कहा कि वह अपनी आंखों के सामने इस तरह का कचरा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। राहुल ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस पूरी जगह को आज शाम तक हर हाल में खाली करवा दिया जाए।
उसने बताया कि अगले हफ्ते यहां कुछ बहुत बड़े विप विदेशी निवेशक आने वाले हैं और वह नहीं चाहता कि वे इस गंदगी को देखें। उसने चिल्लाते हुए कहा कि यह जगह उन विदेशी मेहमानों की शानदार गाड़ियों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अन्या यह सब सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गई, क्योंकि राहुल की आवाज में इन गरीब लोगों के प्रति कोई भी दया या इंसानियत नहीं थी। तभी पास ही खड़े एक बूढ़े दुकानदार ने हिम्मत करके आगे आकर राहुल के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उस बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा कि वह पिछले 20 सालों से यहां चाय बेच रहा है और यही उसके परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा है। उसने गिड़गिड़ाते हुए राहुल से विनती की कि वह उन गरीबों को उनके इस छोटे से रोजगार से बेदखल न करे। लेकिन राहुल के पत्थर दिल पर उस बूढ़े आदमी के आंसुओं का जरा सा भी कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह और भड़क गया। राहुल ने उस बूढ़े आदमी को बहुत ही बुरी तरह से धक्का देकर दूर हटा दिया, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारी रोजी रोटी से मेरा या मेरी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। उसने उस बूढ़े का अपमान करते हुए कहा कि तुम जैसे लोग शहर की सुंदरता को खराब करते हो और तुम लोगों को तो इस इलाके में कदम भी नहीं रखना चाहिए। अन्या की मुट्ठियां गुस्से से कस गईं और वह खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। राहुल के इशारे पर सुरक्षा गार्डों ने वहां रखी हुई कुछ दुकानों को लात मारकर गिराना शुरू कर दिया। चारों तरफ एक अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई, लेकिन राहुल इस सब का आनंद ले रहा था। तभी उसकी नजर अन्या की उस छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां वह बिल्कुल शांत खड़ी थी। राहुल को उस साधारण सी लड़की की आंखों में कोई डर या घबराहट दिखाई नहीं दी, जो उसके लिए बहुत अजीब बात थी। वह अपने घमंड में चूर होकर अन्या की दुकान के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। राहुल ने अन्या को ऊपर से नीचे तक बहुत ही तिरस्कार भरी नजरों से देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। उसने अन्या से बहुत ही घमंडी स्वर में पूछा कि क्या उसे सुनाई नहीं दिया कि यह जगह तुरंत खाली करनी है। अन्या ने अपनी आवाज को बिल्कुल सपाट और भावहीन रखते हुए कहा कि वह अपना सामान समेट रही है। राहुल को उसकी यह शांति और उसका यह निडर अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वह लोगों को अपने सामने डर से कांपते हुए देखने का आदी था। राहुल ने अपने पैर से अन्या के ठेले को एक जोर की ठोकर मारी, जिससे कुछ बर्तन नीचे गिर गए। उसने अन्या की तरफ झुकते हुए कहा कि तुम जैसी अनपढ़ और गंदी लड़कियां कभी भी अपने दायरे से बाहर निकलकर सोचना नहीं जानती। उसने ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी धूल और मिट्टी में बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मुझसे बहस करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अन्या ने अपने पिता के उस आदर्श दामाद के असली रूप को बहुत करीब से देखा और उसका दिल नफरत से भर गया। अन्या ने बिना कोई जवाब दिए शांति से अपने गिरे हुए बर्तनों को उठाना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि अगर उसने इस समय कोई भी प्रतिक्रिया दी तो उसका सारा खेल बिगड़ जाएगा और उसकी असली पहचान सामने आ जाएगी। वह राहुल के चेहरे की हर एक लकीर और उसके हर एक घमंडी शब्द को अपने दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज कर रही थी। उसे अब यह पूरी तरह से यकीन हो गया था कि यह इंसान सिर्फ एक क्रूर और लालची भेड़िया है, जो बहुत ही अच्छी भेष में रहता है। राहुल ने अपनी उस महंगी घड़ी को देखा और विक्रम को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि शाम तक यह जगह पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। वह फिर से अपने जूतों की आवाज करता हुआ अपनी उस शानदार गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसके जाते ही वे सभी बड़े अधिकारी और सुरक्षा गार्ड भी वहां से चले गए, लेकिन अपने पीछे तबाही का एक बहुत ही खौफनाक मंजर छोड़ गए। सड़क पर बिखरा हुआ सामान और गरीब लोगों के आंसू राहुल के उस घिनौने अपराध की कहानी साफ साफ बयां कर रहे थे। राहुल के जाने के बाद वहां मौजूद सभी गरीब दुकानदार जमीन पर बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। उनके पास अब अपने बच्चों को खिलाने के लिए कोई साधन नहीं बचा था और उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में डूब चुका था। अन्या ने तुरंत अपना काम छोड़ा और उस बूढ़े आदमी के पास गई, जिसे राहुल ने बहुत बुरी तरह से धक्का दिया था। उसने उस बूढ़े आदमी को सहारा देकर उठाया और उसे पानी पिलाया। अन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल एक फौलाद बन चुका था।
अन्या सोचने लगी कि स्टर्लिंग साम्राज्य की नींव उसके दादा और पिता ने बहुत ही ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ रखी थी। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों और समाज के कमजोर वर्गों की मदद की थी। लेकिन राहुल उस पूरी विरासत को अपनी अंधी लालच और क्रूरता से पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता था। वह कंपनी को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा था जहां सिर्फ पैसा ही सब कुछ था और इंसानियत का कोई मोल नहीं था। अन्या ने कसम खाई कि वह ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। उसे अब अपने पिता की सुरक्षा की भी बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी थी। अगर राहुल इन गरीब और बेबस लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकता है, तो वह पैसों के लिए अन्या के पिता के साथ भी कुछ भी कर सकता है। उसे लगा कि राहुल ने जरूर कोई बहुत बड़ी और खतरनाक योजना बनाई है, जिसके तहत वह शादी के बाद पूरी संपत्ति पर अपना कब्जा जमा लेगा। अन्या को अब बहुत ही तेजी से और बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ अपने अगले कदम उठाने की जरूरत थी। अन्या ने वहां मौजूद कुछ अन्य दुकानदारों से बातचीत करना शुरू किया ताकि वह राहुल के काले कारनामों के बारे में और जान सके। एक महिला ने रोते हुए बताया कि राहुल के गुंडे अक्सर उनसे हफ्ता वसूली करते हैं और मना करने पर उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। यह जानकारी अन्या के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि इसका मतलब था कि राहुल का संबंध शहर के कुछ खतरनाक और गैरकानूनी तत्वों के साथ भी है। यह मामला सिर्फ घमंड का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े संगठित अपराध का था। अन्या को वह दिन याद आया जब राहुल ने उसे बहुत ही रोमांटिक तरीके से शादी के लिए प्रपोज किया था। उस समय राहुल की आंखों में जो प्यार और सच्चाई दिखाई दे रही थी, वह सब सिर्फ एक बहुत ही बेहतरीन नाटक था। वह आदमी एक बहुत बड़ा और शातिर अभिनेता था, जिसने अन्या और उसके पूरे परिवार को अपने उस झूठे आकर्षण के जाल में पूरी तरह से फंसा लिया था। अन्या को अपनी उस बेवकूफी पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब पछताने का कोई समय नहीं था। उसे अब अपने उस शक्तिशाली और विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल करना होगा जो उसने विदेशों में पढ़ाई के दौरान बनाया था। उसे राहुल के हर एक बैंक खाते और उसकी हर एक गुप्त डील की पूरी जानकारी निकालनी होगी। वह राहुल को सिर्फ शादी से मना करके नहीं छोड़ेगी, बल्कि वह उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि वह पूरी जिंदगी याद रखेगा। उसे राहुल को उसी के उस घमंड के महल से नीचे गिराना होगा और उसे वह असली दर्द महसूस करवाना होगा जो उसने इन गरीब लोगों को दिया है। दोपहर की वह चिलचिलाती धूप अब थोड़ी कम होने लगी थी, लेकिन अन्या के अंदर गुस्से की आग और भी ज्यादा तेज हो गई थी। उसने वहां बिखरे हुए सामान को समेटने में उन सभी गरीब लोगों की बहुत मदद की। वह जानती थी कि आज रात ये लोग भूखे सोएंगे और इसका एक सता से खाद्य था मात्र जिम्मेदार राहुल है। अन्या ने गुप्त रूप से एक अनाथालय के नंबर पर फोन किया और इन सभी लोगों के लिए आज रात के खाने का पूरा इंतजाम कर दिया ताकि कोई भी भूखा न रहे। उसने उस विशाल और कांच से बनी हुई कंपनी की इमारत को एक बार फिर से देखा। यह इमारत अब उसे किसी सफलता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और काले धोखे का अड्डा लग रही थी, जहां बैठकर राहुल जैसे दरिंदे गरीबों का खून चूसने की योजनाएं बनाते थे। अन्या ने अपने मन में यह पक्का निश्चय कर लिया कि वह इस इमारत की पूरी सफाई करेगी और हर उस इंसान को बाहर निकालेगी जो राहुल के इस गंदे खेल में उसका पूरी तरह से साथ दे रहा है। शाम के समय जब अंधेरा होने लगा था, तब विक्रम कुछ गुंडों के साथ वहां वापस लौट आया। उनका इरादा उस जगह को पूरी तरह से खाली करवाना था और वे किसी भी तरह की कोई दया दिखाने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने दुकानदारों को गालियां देना शुरू कर दिया और उनके बाकी बचे हुए सामान को भी तोड़ना शुरू कर दिया। अन्या बहुत ही चुपचाप एक अंधेरे कोने में खड़ी होकर अपने मोबाइल फोन से उस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करने लगी ताकि वह इसे एक ठोस सबूत बना सके। उस वीडियो में विक्रम और उन गुंडों के चेहरे बहुत ही साफ तरीके से दिखाई दे रहे थे। विक्रम बार बार राहुल का नाम ले रहा था और कह रहा था कि बॉस ने सख्त आदेश दिया है कि यहां कोई भी नहीं बचना चाहिए। यह वीडियो अन्या के लिए एक बहुत बड़ा और मजबूत हथियार बन गया था, जिसका इस्तेमाल वह सही समय आने पर जरूर करेगी। उसने वह वीडियो तुरंत अपने एक बहुत ही भरोसेमंद और वफादार वकील को भेज दिया ताकि वह सुरक्षित जगह पर सेव हो सके।
गुंडों के जाने के बाद वहां सिर्फ सन्नाटा और गरीब लोगों की दबी हुई सिसकियां ही बाकी रह गई थीं। अन्या ने एक आखिरी बार उस पूरी बर्बाद हो चुकी जगह को देखा और वहां से खामोशी से निकल गई। उसे आज बहुत सी अहम और जरूरी जानकारियां मिल चुकी थीं और उसका पहला कदम पूरी तरह से सफल रहा था। अब उसे घर जाकर अपनी अगली और सबसे खतरनाक चाल की पूरी तैयारी करनी थी। वह जानती थी कि अब राहुल के उल्टे दिन पूरी तरह से शुरू हो चुके हैं। अन्या जब अपने उस विशाल और शानदार बंगले में वापस पहुंची तो उसका पूरा शरीर बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का एक भी कतरा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक और तेज ज्वाला जल रही थी। उसने सबसे पहले एक गर्म पानी का स्नान किया ताकि वह अपने शरीर से उस सड़क की धूल और उस थकान को पूरी तरह से मिटा सके। जब वह आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे वहां सिर्फ स्टर्लिंग की वह ताकतवर और निडर मालकिन ही दिखाई दे रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसके पिता अंदर आए। उन्होंने अन्या से पूछा कि वह पूरे दिन कहां थी और उसका फोन क्यों बंद था। अन्या ने अपने पिता की उन चिंतित आंखों को देखा और उसके मन में एक पल के लिए सच बताने का विचार आया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि वह जानती थी कि अभी आधी अधूरी सच्चाई बताना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसने एक छोटी सी झूठी कहानी बनाई और अपने पिता को बहुत ही प्यार से गले लगाकर शांत कर दिया। अपने कमरे में अकेली होने के बाद अन्या ने अपना सुरक्षित लैपटॉप खोला और अपने उस खास खुफिया नेटवर्क से संपर्क किया। उसने अपने लोगों को राहुल की कंपनी के उन सभी वित्तीय लेन देन की पूरी जांच करने का सख्त आदेश दिया। उसने खास तौर पर उस जमीन और उसकी लेन देन की पूरी जांच करने का सख्त आदेश दिया। नए विप पार्किंग प्रोजेक्ट के बारे में हर एक दस्तावेज निकालने को कहा। अन्या अब राहुल के साम्राज्य की उस खोखली नींव पर एक बहुत ही जोरदार और जानलेवा हथौड़ा मारने की पूरी तैयारी कर रही थी। अन्या ने अपनी उंगली में पहनी हुई उस महंगी और चमकदार सगाई की अंगूठी को देखा। यह अंगूठी अब उसे प्यार की निशानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी बेड़ियों की तरह लग रही थी जो उसे गुलाम बनाने के लिए दी गई थी। उसने उस अंगूठी को अपनी उंगली से निकाला और बहुत ही नफरत के साथ एक बॉक्स में बंद करके रख दिया। वह राहुल को उसकी असली औकात दिखाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। यह जंग अब बहुत भयानक होने वाली थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन अन्या के लैपटॉप की स्क्रीन लगातार चमक रही थी और नए नए आंकड़े दिखा रही थी। वह राहुल के हर एक काले सच को बहुत ही बारीकी से जोड़ रही थी और एक मजबूत फंदा तैयार कर रही थी। उसे पता था कि आने वाले कुछ दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक होने वाले हैं, लेकिन उसने ठान लिया था कि जब तक वह राहुल को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर देती, तब तक वह चैन की सांस बिल्कुल नहीं लेगी। अन्या पूरी रात अपने कमरे में जागती रही और लैपटॉप की स्क्रीन से अपनी नजरें नहीं हटाईं। उसके खुफिया नेटवर्क ने कुछ ही घंटों में राहुल के कई काले कारनामे खोज निकाले थे। जब उसने राहुल की कंपनी के बैंक खातों की गोपनीय जानकारी देखी तो उसके होश उड़ गए। वह लगातार करोड़ों रुपए अपनी एक फर्जी कंपनी में ट्रांसफर कर रहा था। यह साफ तौर पर एक बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला था जिसे वह बड़ी चालाकी से छुपा रहा था। अन्या ने उन सभी दस्तावेजों को सुरक्षित फोल्डर में सेव कर लिया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात वह गुप्त योजना थी जो राहुल ने शादी के बाद के लिए बनाई थी। उसने शहर के कुछ बहुत ही खतरनाक अपराधियों और माफियाओं के साथ एक बड़ा समझौता किया था। उसका मुख्य उद्देश्य शादी होते ही स्टर्लिंग साम्राज्य के पूरे निदेशक मंडल को धोखे से हटाना था। वह अन्या के पिता को एक झूठे कानूनी मामले में फंसाकर पूरी संपत्ति अपने नाम करने की तैयारी कर रहा था। यह भयानक साजिश देखकर अन्या का खून खौलने लगा और उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। अगले दिन की सुबह अन्या फिर से अपने उसी साधारण और गरीब रूप में सड़क पर आ गई। उसने कल वाले अनाथालय के लोगों की मदद से अपनी छोटी सी दुकान फिर से लगा ली थी। आज उसका मुख्य लक्ष्य उन कर्मचारियों से मिलना था जिन्हें राहुल ने बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया था। अन्या जानती थी कि ये लोग राहुल के खिलाफ बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह बन सकते हैं।
उसने धीरे धीरे उन निराश और दुखी मजदूरों को अपने पास बुलाना शुरू किया ताकि बात कर सके। उन मजदूरों में से एक वरिष्ठ मुनीम भी था जो पिछले 15 सालों से वहां काम कर रहा था। अन्या ने उसे चाय का प्याला दिया और बहुत ही सहानुभूति के साथ उसकी सारी परेशानी सुनी। मुनीम ने बताया कि उसे इसलिए निकाला गया क्योंकि उसने राहुल के उन फर्जी खातों पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया था। उसने यह भी बताया कि उसके पास उन सभी काले लेन देन की कुछ फोटोकॉपी अभी भी सुरक्षित रखी हुई हैं। अन्या को यह सुनकर बहुत बड़ी और जरूरी सफलता मिल गई। अन्या ने उस मुनीम से कहा कि वह किसी ऐसे इंसान को जानती है जो इस अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है। उसने एक कागज पर अपने सबसे भरोसेमंद वकील का पता लिखा और उस मुनीम के हाथ में चुपचाप थमा दिया। उसने मुनीम से वादा किया कि अगर वह वे सारे दस्तावेज इस पते पर पहुंचा देगा तो उसकी नौकरी भी वापस मिल जाएगी और राहुल को जेल होगी। मुनीम ने अन्या की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई देखी और उसने तुरंत उन कागजातों को सौंपने का पक्का वादा कर लिया। दोपहर का समय होते ही इलाके का माहौल फिर से बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण होने लगा था। राहुल का सहायक विक्रम अपने कुछ खतरनाक गुंडों के साथ वहां वापस लौट आया और सबको डराने लगा। उसे कहीं से भनक लग गई थी कि कोई उनके काले कारनामों की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। वह एक एक करके सभी दुकानदारों और मजदूरों से बहुत ही कठोरता के साथ पूछताछ करने लगा। अन्या अपनी दुकान पर चुपचाप खड़ी रही और उसने अपने चेहरे को कपड़े से और अच्छी तरह से ढक लिया। विक्रम उस बूढ़े चाय वाले के पास गया जिसे राहुल ने पिछले दिन बहुत बुरी तरह से धक्का दिया था। उसने उस बूढ़े की कॉलर पकड़ी और उसे धमकाते हुए पूछा कि क्या उसने किसी अजनबी से उनके बारे में कोई बात की है। बूढ़ा आदमी बहुत बुरी तरह से डर गया था और वह विक्रम के सामने जोर जोर से कांप रहा था। उसने रोते हुए कहा कि वह तो बस एक गरीब इंसान है और उसे किसी भी बात के बारे में कुछ भी नहीं पता है। विक्रम ने उसे गालियां देकर जमीन पर फेंक दिया। अब विक्रम की खूंखार नजरें अन्या की उस छोटी सी दुकान की तरफ घूम गईं जो सड़क के किनारे पर थी। वह अपने भारी जूतों की आवाज करता हुआ अन्या के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया और उसे बहुत ही शक की नजरों से देखने लगा। विक्रम ने अन्या से बहुत ही तीखे स्वर में पूछा कि वह कल शाम को वहां क्या कर रही थी और वह किससे बात कर रही थी। अन्या के दिल की धड़कन पल भर के लिए बहुत तेज हो गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जरा सा भी खौफ नहीं आने दिया। अन्या ने बहुत ही धीमी और शांत आवाज में जवाब दिया कि वह सिर्फ अपना बचा हुआ सामान समेट रही थी। उसने जानबूझकर अपनी आंखों को नीचे झुका लिया ताकि विक्रम को उसकी वह तेज और निडर नजरें बिल्कुल भी दिखाई न दें। विक्रम कुछ देर तक उसे बहुत ही ध्यान से घूरता रहा और उसकी बात पर शक करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अन्या का वह गंदा लिबास और उसका वह साधारण सा बर्ताव उसे धोखा देने में पूरी तरह से कामयाब रहा। विक्रम ने आखिरकार अपनी नजरें वहां से हटा लीं और आगे बढ़ गया। गुंडों ने पूरे इलाके में घूम घूम कर सभी दुकानदारों को बहुत ही भयंकर परिणाम भुगतने की धमकियां देना शुरू कर दिया। विक्रम ने जोर से चिल्लाकर कहा कि अगर किसी ने भी पुलिस या किसी पत्रकार के पास जाने की हिम्मत की तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर वहां मौजूद सभी गरीब लोग बहुत ही ज्यादा सहम गए और उनके चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ गया। अन्या मन ही मन उन गुंडों की इस मूर्खता पर हंस रही थी, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि उनका सामना किससे हो रहा है। जैसे ही विक्रम और उसके आदमी वहां से थोड़ा दूर गए, अन्या ने अपने कपड़ों में छिपा हुआ अपना खास मोबाइल फोन निकाला। उसने अपने वकील को एक बहुत ही गुप्त और एन्क्रिप्टेड संदेश भेजा और उसे मुनीम के आने के बारे में पूरी तरह से सतर्क कर दिया। उसने वकील को यह भी निर्देश दिया कि वह मुनीम और उसके परिवार की पूरी सुरक्षा का बहुत ही पुख्ता इंतजाम करे। अन्या कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि राहुल के ये खूंखार गुंडे किसी की भी जान लेने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले थे। स्थिति जांच की रफ्तार को और भी ज्यादा तेज करना था ताकि वह राहुल को कोई भी नई चाल चलने का मौका न दे सके।
उसने अपने दिमाग में आगे की पूरी योजना को बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट और पक्का कर लिया था। दोपहर ढलने के बाद अन्या ने अपनी दुकान बंद कर दी और वह वहां से निकलकर एक बहुत ही पुरानी और सुनसान इमारत की तरफ चल दी। यह इमारत शहर के एक बिल्कुल ही अलग और शांत हिस्से में थी, जहां कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था। उसने वहां एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान से गुप्त रूप से मिलने का पूरा इंतजाम किया हुआ था, जो राहुल की कंपनी का ही एक असंतुष्ट अधिकारी था। अन्या ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने सिर पर एक बड़ा सा स्कार्फ बांध लिया था। वह अधिकारी अन्या का उस इमारत के बेसमेंट में बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था और वह काफी डरा हुआ लग रहा था। अन्या ने जब उसे अपना असली परिचय दिया और बताया कि वह स्टर्लिंग साम्राज्य की एकमात्र मालकिन है, तो वह इंसान पूरी तरह से चौंक गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी हैसियत वाली लड़की इस तरह एक साधारण कपड़े पहनकर उससे मिलने आएगी। अन्या ने उसे शांत किया और उसे यह पूरा भरोसा दिलाया कि वह उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर लेगी। अधिकारी ने अन्या को वे सभी गुप्त ईमेल और कुछ बहुत ही जरूरी डिजिटल फाइलें सौंपी, जिनमें राहुल के उन सभी गैरकानूनी प्रोजेक्ट्स का पूरा विवरण मौजूद था। उसने अन्या को यह भी बताया कि राहुल शहर के एक बहुत ही बड़े राजनेता को भारी रिश्वत दे रहा है, ताकि वह उस जमीन पर आसानी से कब्जा कर सके। यह जानकारी अन्या के लिए एक बहुत ही बड़ा और अहम हथियार साबित होने वाली थी, जिसे वह सही वक्त पर इस्तेमाल करेगी। अन्या ने उस अधिकारी को इस मदद के लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद दिया। मीटिंग खत्म करने के बाद अन्या अपने घर की तरफ बहुत ही तेजी से वापस लौट आई, क्योंकि उसे अब उन सभी डिजिटल सबूतों की अच्छे से जांच करनी थी। उसने अपने लैपटॉप में वे सभी फाइलें खोलीं और उनका बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना शुरू कर दिया, ताकि वह कोई भी छोटी सी गलती न करे। वे फाइलें इस बात का बहुत ही पुख्ता और मजबूत प्रमाण थीं कि राहुल सिर्फ एक धोखेबाज ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही शातिर और खतरनाक अपराधी भी है। अन्या का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। तभी अन्या के कमरे में उसके पिता आए और उन्होंने बताया कि राहुल आज रात को उन्हें एक बहुत ही शानदार और महंगी डिनर पार्टी में आमंत्रित कर रहा है। पिता के चेहरे पर अपने होने वाले दामाद के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व और खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, जो अन्या को बहुत ही बुरी लग रही थी। अन्या ने बहुत ही मुश्किल से अपनी भावनाओं पर काबू पाया और अपने पिता को एक बहुत ही फीकी सी मुस्कान दी। उसने कहा कि वह उस पार्टी के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। पिता के जाने के बाद अन्या ने अपने आप को आईने में देखा और आज रात के लिए एक बहुत ही शानदार और महंगी रेशमी ड्रेस का चुनाव किया। वह जानती थी कि उसे राहुल के सामने एक बहुत ही खुश और भोली भाली लड़की का नाटक करना होगा, ताकि उसे कोई भी शक न हो सके। वह राहुल के उस मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा बनने जा रही थी और उसे इस खेल में उसे बहुत ही बुरी तरह से हराना था। अन्या ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई मुस्कान सजा ली। अन्या अपनी गाड़ी में बैठकर उस बहुत ही महंगे और मशहूर रेस्तरां की तरफ रवाना हो गई, जहां राहुल ने उस शानदार पार्टी का पूरा आयोजन किया था। रास्ते में वह उन सभी गरीब मजदूरों और उस बूढ़े चाय वाले के बारे में लगातार सोच रही थी, जिनकी जिंदगी राहुल ने बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद कर दी थी। उनका वह सारा दर्द और उनके वे सारे आंसू अन्या को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ताकत और प्रेरणा दे रहे थे। वह आज रात राहुल के हर एक झूठ को बहुत ही अच्छी तरह से परखेगी। रेस्तरां के दरवाजे पर राहुल बहुत ही शानदार सूट पहनकर खड़ा था और वह अन्या का बहुत ही प्यार से और गर्मजोशी के साथ इंतजार कर रहा था। जैसे ही अन्या वहां पहुंची, उसने आगे बढ़कर उसका हाथ चूमा और उसकी सुंदरता की बहुत ज्यादा और झूठी तारीफें करने लगा, जो अन्या को बहुत खटक रही थीं। अन्या ने भी अपनी वह झूठी मुस्कान बनाए रखी और उसे बहुत ही मीठे स्वर में धन्यवाद कहा, ताकि वह राहुल को पूरी तरह से भ्रम में रख सके। यह दोनों के बीच एक बहुत ही भयानक और मानसिक युद्ध की शुरुआत थी। वे दोनों एक बहुत ही खास और विप टेबल पर जाकर बैठ गए, जहां से पूरा शहर और उसकी चमकदार रोशनी बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई दे रही थी। राहुल ने अन्या के लिए बहुत ही महंगी शराब और कुछ बहुत ही शानदार विदेशी व्यंजनों का तुरंत ऑर्डर दिया और फिर से
अपनी झूठी बातों का जाल बिछाने लगा। वह लगातार अपनी कंपनी की उस बहुत ही बड़ी और झूठी सफलता की कहानियां सुना रहा था, जिन्हें सुनकर अन्या को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घिन आ रही थी। अन्या पूरी तरह से खामोश बैठकर उसे सुन रही थी। अचानक अन्या ने अपनी शराब का वह महंगा गिलास मेज पर रखा और बहुत ही मासूमियत के साथ राहुल से समाज के गरीब लोगों के बारे में बात शुरू की। उसने पूछा कि एक बहुत ही सफल व्यवसायी होने के नाते क्या वह उन गरीब और कमजोर लोगों के प्रति कोई भी खास जिम्मेदारी महसूस नहीं करता है। राहुल पल भर के लिए बहुत ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि अन्या ने पहले कभी भी उससे इस तरह के गंभीर और तीखे सवाल नहीं पूछे थे। उसने अपनी आंखों में एक झूठी चमक पैदा की और जवाब देने की कोशिश की। राहुल ने बहुत ही नाटकीय तरीके से एक लंबी सांस ली और कहा कि वह हमेशा ही गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। उसने अपनी कंपनी द्वारा चलाए जा रहे कुछ बहुत ही बड़े और झूठे चैरिटी कार्यक्रमों के बारे में बड़े ही गर्व के साथ लंबी चौड़ी बातें बनाना शुरू कर दिया। अन्या बहुत ही ध्यान से उसके चेहरे की हर एक हरकत को देख रही थी और वह जानती थी कि उसके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द बहुत ही बड़ा और सफेद झूठ है। अन्या ने बहुत ही सहजता से अपनी बात को आगे बढ़ाया और पूछा कि क्या वह कभी अपनी कंपनी के बाहर बैठे उन बेचारे दुकानदारों से मिला है। उसने कहा कि उसने सुना है कि कुछ बहुत ही क्रूर और लालची बड़े लोग अक्सर उन गरीबों की छोटी सी दुकानों को बहुत ही बेरहमी से उजाड़ देते हैं। राहुल के चेहरे का रंग पल भर के लिए थोड़ा सा पीला पड़ गया, लेकिन उसने बहुत ही जल्दी अपने आप को संभाल लिया और एक नकली हंसी हंसने लगा। उसे अन्या की इन बातों पर अब हल्का शक होने लगा था। राहुल ने उस बात को बहुत ही चालाकी से घुमाते हुए कहा कि व्यापार की इस बड़ी दुनिया में कुछ बहुत ही कड़े और सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। उसने दावा किया कि वह जो कुछ भी करता है वह शहर के विकास और सभी लोगों की भलाई के लिए ही होता है और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अन्या ने उसकी इस घटिया और झूठी दलील को सुनकर अपने मन में बहुत ही ज्यादा नफरत महसूस की, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आने दी। यह रात उसके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसी वक्त अन्या के फोन पर उसके वकील का एक बहुत ही जरूरी संदेश आया, जिसे देखकर वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो गई। संदेश में लिखा था कि मुनीम अपने सभी असली दस्तावेजों के साथ सुरक्षित रूप से उनके गुप्त ठिकाने पर पहुंच चुका है और वह पूरी तरह से महफूज है। यह खबर अन्या के लिए एक बहुत ही बड़ी और निर्णायक जीत के समान थी, क्योंकि अब राहुल का खेल पूरी तरह से खत्म होने वाला था। अन्या ने राहुल की तरफ देखा और अपनी जीत की एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान दी। डिनर खत्म होने के बाद राहुल ने बहुत ही प्यार से अन्या को उसके घर तक छोड़ने की जिद की, लेकिन अन्या ने उसे बहुत ही विनम्रता से मना कर दिया। उसने बहाना बनाया कि उसे कल सुबह बहुत ही जल्दी उठकर कंपनी के कुछ अहम काम निपटाने हैं और वह अकेले ही जाना पसंद करेगी। राहुल ने उसकी बात मान ली और उसे एक बहुत ही झूठा प्यार भरा अलविदा कहा, जो अन्या के लिए बहुत ही ज्यादा असहनीय था। अन्या ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से बहुत ही तेजी से निकल गई। अपने सुरक्षित और विशाल घर में वापस पहुंचने के बाद अन्या ने सबसे पहले अपने वकील को फोन किया और आगे की सारी कानूनी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा की। उसने वकील को सख्त निर्देश दिया कि वे सारे सबूत पुलिस के उन बहुत ही ईमानदार और बड़े अधिकारियों को सौंप दिए जाएं, जिन पर पूरा भरोसा किया जा सके। वह जानती थी कि राहुल के पास बहुत पैसा है और वह पुलिस को भी खरीद सकता है, इसीलिए हर कदम बहुत ही सावधानी से उठाना था। अब अन्या अंतिम प्रहार की पूरी तैयारी कर चुकी थी। अगले दिन की सुबह अन्या जब सोकर उठी तो उसके दिमाग में बीती रात के सारे दृश्य घूम रहे थे। राहुल के वह सारे झूठे वादे और उसका वह बनावटी चेहरा उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घृणा से भर रहे थे। उसने अपने वकीलों से सुबह सवेरे ही बात की और सभी कानूनी दस्तावेजों को पूरी तरह से पुख्ता करने का आदेश दिया। आज रात राहुल की कंपनी एक बहुत बड़ा चैरिटी कार्यक्रम आयोजित कर रही थी, जिसमें शहर के सभी बड़े लोग आने वाले थे।
यह अन्या के लिए एक बहुत ही शानदार मौका था। राहुल ने इस चैरिटी कार्यक्रम का आयोजन सिर्फ अपनी झूठी और साफ सुथरी छवि को और भी ज्यादा चमकाने के लिए किया था। वह लोगों को यह दिखाना चाहता था कि वह समाज की भलाई के लिए कितना पैसा खर्च करता है। अन्या जानती थी कि यह सारा पैसा उन गरीब मजदूरों और कर्मचारियों का है जिनका खून चूसकर उसने अपना यह झूठा साम्राज्य खड़ा किया है। उसने फैसला किया कि वह इस कार्यक्रम में जाएगी और राहुल के उस घिनौने खेल को एक नई और बहुत ही मनोवैज्ञानिक चुनौती के साथ पूरी तरह से परखेगी। अन्या के पिता भी इस भव्य कार्यक्रम को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे और वे राहुल की इस झूठी दरियादिली से बहुत खुश थे। उन्होंने अन्या से कहा कि राहुल जैसा दामाद पाकर वे खुद को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करते हैं। अन्या को अपने पिता की इन बातों को सुनकर बहुत गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और कोई भी कड़वी प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानती थी कि सच्चाई सामने आने पर उसके पिता का दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाएगा, लेकिन यह उनके भले के लिए था। शाम ढलते ही अन्या ने अपने लिए एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत और महंगी नीले रंग की ड्रेस का चुनाव किया। वह आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी और आत्मविश्वास से भरी हुई मुस्कान सजाने का अभ्यास कर रही थी। उसे आज रात राहुल के हर एक झूठ पर बहुत ही मीठा और तीखा प्रहार करना था, ताकि वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से तिलमिला जाए। उसने अपने गले में अपनी मां का वह पुराना और कीमती हार पहना जो उसे हमेशा बहुत ज्यादा हिम्मत देता था। जब अन्या और उसके पिता उस विशाल और 5 सितारा होटल के बड़े हॉल में पहुंचे तो वहां की चकाचौंध देखकर हर कोई हैरान था। हॉल को बहुत ही महंगे विदेशी फूलों और चमकदार रोशनी से सजाया गया था और वहां शहर के सभी रसूखदार और अमीर लोग मौजूद थे। राहुल ने एक बहुत ही शानदार और कीमती काला सूट पहना हुआ था और वह मेहमानों का बहुत ही गर्व के साथ स्वागत कर रहा था। जैसे ही उसने अन्या को देखा, उसकी आंखों में एक झूठी और बनावटी चमक तुरंत और बहुत तेजी से उभर आई। राहुल बहुत ही तेज कदमों से चलकर अन्या के पास आया और उसने बहुत ही विनम्रता का नाटक करते हुए उसके पिता के पैर छुए। उसने अन्या की बहुत ज्यादा तारीफ की और कहा कि आज रात वह इस पूरी महफिल की सबसे खूबसूरत और खास मेहमान लग रही है। अन्या ने भी अपनी वह झूठी मुस्कान बनाए रखी और उसे इस शानदार आयोजन के लिए बहुत ही मीठे शब्दों में बधाई दी ताकि उसे शक न हो। अन्या की आंखें उस पूरे हॉल में उन सभी चेहरों को बहुत ही बारीकी और ध्यान से पढ़ रही थीं। कुछ ही देर में राहुल ने उस बड़े मंच पर जाकर अपना वह झूठा और बहुत ही लंबा भाषण देना शुरू कर दिया जो उसने रटा हुआ था। वह बहुत ही भावुक होकर समाज के उन गरीब और बेसहारा लोगों के बारे में बात कर रहा था जिन्हें वह असलियत में सड़क से बेदखल कर रहा था। वह जोर जोर से कह रहा था कि उसकी कंपनी का मुख्य लक्ष्य हमेशा से ही मानवता की सेवा करना और गरीबों को एक अच्छा जीवन देना रहा है। अन्या यह सब सुनकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा क्रोधित हो रही थी। हॉल में मौजूद सभी लोग राहुल की इन झूठी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे और वे लगातार जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। अन्या के पिता की आंखों में भी खुशी के आंसू थे और वे राहुल को बहुत ही गर्व भरी नजरों से लगातार मंच पर बोलते हुए देखा रहे थे। अन्या चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठी रही और उसने अपनी शराब का वह महंगा गिलास बहुत ही मजबूती के साथ अपने हाथ में पकड़ लिया। वह राहुल के इस पूरे घटिया नाटक के खत्म होने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। भाषण खत्म होने के बाद राहुल बहुत ही खुशी से मुस्कुराता हुआ अन्या और उसके पिता की टेबल के पास आकर आराम से बैठ गया। उसने बहुत ही घमंड के साथ पूछा कि अन्या को उसका वह भावुक और गरीबों के लिए दिया गया भाषण आखिर कैसा लगा। अन्या ने अपनी आंखों में एक बहुत ही तेज और तीखी चमक लाते हुए कहा कि यह भाषण सच में बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक और कमाल का था। उसने कहा कि राहुल की ये बातें सुनकर उसे लगा कि जैसे वह किसी बहुत बड़े संत से बात कर रही है। अन्या ने बहुत ही धीरे से अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि उसे यकीन है कि राहुल इन बातों को सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रखता होगा। उसने राहुल से पूछा कि क्या वह अपनी कंपनी के आसपास मौजूद
उन छोटे दुकानदारों की भी इसी तरह से बहुत ज्यादा मदद करता है। राहुल के चेहरे की वह झूठी मुस्कान पल भर के लिए बहुत तेजी से गायब हो गई और उसके माथे पर एक हल्की सी पसीने की बूंद उभर आई। उसने अन्या की आंखों में देखा, जो उसे बहुत ही गहराई से घूर रही थीं। राहुल ने अपनी घबराहट को बहुत ही चालाकी से छिपाने की पूरी कोशिश की और एक बार फिर से अपनी वह झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर ला दी। उसने अन्या से कहा कि उसकी कंपनी हमेशा से ही छोटे व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है और वे कभी किसी गरीब का नुकसान नहीं करते। अन्या ने तुरंत अपना अगला सवाल दागा और पूछा कि अगर कभी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन गरीबों की रोजी रोटी छीनने लगे तो वह क्या करेगा? यह सवाल राहुल के लिए एक बहुत ही सीधा और तेज मनोवैज्ञानिक प्रहार के समान था। राहुल अब अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बेचैन होने लगा था, क्योंकि अन्या के ये सीधे सवाल उसे उसकी असली और काली दुनिया की याद दिला रहे थे। उसने अपने गले को साफ किया और बहुत ही संभल कर कहा कि विकास के लिए कभी कभी कुछ बहुत ही कड़े और सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। उसने कहा कि कुछ लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य हमेशा शहर का और देश का भला करना ही होता है। अन्या ने उसकी इस घटिया दलील को सुनकर बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से अपना सिर हिलाया। अन्या ने अपने पिता की तरफ देखा, जो राहुल की इन बातों से पूरी तरह सहमत नजर आ रहे थे और उन्हें राहुल पर बहुत गर्व था। अन्या ने फिर राहुल की ओर मुड़कर एक बहुत ही मीठा और धारदार सवाल किया, जो सीधे राहुल के उस काले दिल पर जाकर लगा। उसने पूछा कि क्या विकास की वह बड़ी कीमत हमेशा उन गरीब और बेबस लोगों को ही चुकानी पड़ती है जिनके पास कोई ताकत नहीं होती? उसने कहा कि क्या ताकतवर लोग कभी अपनी सुख सुविधाओं का थोड़ा सा भी त्याग नहीं कर सकते हैं? यह बात सुनकर राहुल के चेहरे का रंग पूरी तरह से पीला पड़ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बात का क्या जवाब दे। वह अब तक यही समझता था कि अन्या सिर्फ एक बहुत ही सीधी और बेवकूफ अमीर लड़की है, जिसे व्यापार की कठोर दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन आज अन्या के ये तीखे और अचूक सवाल उसे बहुत ही बुरी तरह से मानसिक रूप से तोड़ रहे थे और उसकी हकीकत को नंगा कर रहे थे। राहुल ने अपनी शराब का एक बहुत बड़ा घूंट पी लिया। तभी राहुल के कुछ बहुत बड़े और अमीर बिजनेस पार्टनर उनकी टेबल के पास आ गए और उन्होंने राहुल को इस शानदार पार्टी के लिए बधाई दी। अन्या ने इस मौके का बहुत ही सही तरीके से फायदा उठाया और उन मेहमानों के सामने भी राहुल को अपनी बातों के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। उसने उन मेहमानों से बहुत ही मासूमियत से पूछा कि क्या वे भी राहुल की तरह समाज के गरीब और बेसहारा लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। मेहमान अन्या की इस बात को सुनकर थोड़ा सा असमंजस में और सोच में पड़ गए। राहुल ने बहुत ही घबराहट में अन्या की बात को काटने की पूरी कोशिश की और अपने उन मेहमानों को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास करने लगा। लेकिन अन्या ने हार नहीं मानी और उसने बहुत ही ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा कि राहुल ने अभी वादा किया है कि वह गरीबों को कभी नहीं हटाएगा। उसने कहा कि राहुल अपनी कंपनी के बाहर बैठे उन सभी छोटे दुकानदारों को एक बहुत ही पक्की और सुरक्षित जगह देने की योजना बना रहा है। राहुल यह सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गया और उसकी सांसें अटक गईं। वहां मौजूद सभी मेहमानों ने अन्या की इस बात पर जोर जोर से तालियां बजाईं और राहुल की इस महान सोच की बहुत ज्यादा और खुले दिल से तारीफ की। राहुल अब पूरी तरह से फंस चुका था और वह चाहकर भी अन्या की इस बात का सबके सामने किसी भी तरह से खंडन नहीं कर सकता था। उसे बहुत ही मजबूरी में एक झूठी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाना पड़ा और इस बात को स्वीकार करना पड़ा जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। अन्या की यह बहुत ही बड़ी और रणनीतिक मनोवैज्ञानिक जीत थी। अन्या जानती थी कि राहुल अब अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्से से जल रहा होगा, क्योंकि उसने उसे सबके सामने एक ऐसा वादा करने पर मजबूर कर दिया था। यह वादा उसके उस बहुत बड़े विप पार्किंग वाले प्रोजेक्ट के बिल्कुल खिलाफ था, जिसके लिए उसने उन सभी गरीब लोगों को वहां से भगाया था। अब अगर वह उन लोगों को वहां से हटाता है तो उसकी यह झूठी और महान छवि सबके सामने बहुत बुरी तरह से टूट जाएगी।
और वह बर्बाद हो जाएगा। अन्या ने अपनी जीत का यह बहुत ही मीठा स्वाद पूरी तरह से चखा। राहुल ने किसी तरह से उस अजीब स्थिति को संभाला और अपने मेहमानों के साथ वहां से दूर चला गया। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब डर था। उसे अब यह महसूस होने लगा था कि अन्या कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि उसके दिमाग में कोई बहुत ही बड़ा और खतरनाक खेल चल रहा है। वह बार बार अन्या की तरफ एक बहुत ही शक भरी नजर से देख रहा था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अन्या क्या चाहती है। अन्या ने उसे देखकर अपनी वह रहस्यमयी मुस्कान फिर से उसके सामने बिखेर दी। पार्टी के दौरान अन्या ने अपने पिता से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाना चाहती है। वहां से वह चुपचाप होटल के एक बहुत ही शांत और सुनसान गलियारे में चली गई, जहां कोई भी नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और अपने उस वफादार वकील को एक बहुत ही जरूरी और गुप्त संदेश भेजा। उसने वकील को बताया कि राहुल ने सबके सामने गरीबों की मदद करने का जो झूठा वादा किया है, उसे कल सभी प्रमुख अखबारों की सबसे बड़ी हेडलाइन बना दिया जाए। यह राहुल के लिए एक बहुत ही बड़ा जाल था। जब अन्या वापस हॉल में लौटी तो उसने देखा कि राहुल बहुत ही घबराहट में अपने मोबाइल फोन पर किसी से बहुत ही तेज आवाज में बात कर रहा है। अन्या ने छुपकर उसकी बात सुनने की पूरी कोशिश की और उसे विक्रम का नाम साफ सुनाई दिया। राहुल विक्रम को बहुत ही सख्त आदेश दे रहा था कि उन सभी गरीब दुकानदारों को आज रात ही किसी भी कीमत पर वहां से हटा दिया जाए। वह अन्या के उस बिछाए गए मनोवैज्ञानिक जाल में बहुत ही बुरी तरह से फंसकर अब एक बहुत ही भयानक और बड़ी गलती करने जा रहा था। अन्या के चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे ठीक इसी बात की पूरी उम्मीद थी। राहुल ने घबराहट और गुस्से में आकर वह कदम उठाने का फैसला कर लिया था, जो उसके अंत का सबसे बड़ा और मुख्य कारण बनने वाला था। अन्या जानती थी कि आज रात बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है और उसे उन सभी गरीब लोगों की जान बचाने के लिए तुरंत वहां पहुंचना होगा। उसने अपने पिता के पास जाकर कहा कि उसकी तबीयत अचानक कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है और वह घर जाना चाहती है। राहुल ने अन्या की बात सुनी और वह तुरंत भागकर उसके पास आया ताकि वह एक बार फिर से अपना झूठा प्यार और चिंता दिखा सके। उसने अन्या का हाथ पकड़कर कहा कि वह खुद उसे अपने साथ घर तक छोड़कर आएगा ताकि उसे कोई भी परेशानी नहीं उठाओ। अन्या ने बहुत ही चतुराई से अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि उसके पिता उसके साथ हैं, इसलिए उसे इतनी ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। राहुल को मजबूरन वहां रुकना पड़ा और अन्या अपने पिता के साथ उस विशाल और शानदार होटल से बाहर निकल आई। रास्ते में अन्या का दिमाग बहुत ही तेज गति से काम कर रहा था और वह आज रात की उस पूरी खौफनाक लड़ाई की रणनीति बना रही थी। वह जानती थी कि राहुल के गुंडे बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार लेकर आएंगे और वे उन गरीब लोगों पर बिल्कुल भी कोई दया नहीं दिखाएंगे। उसे अपनी और उन सभी बेकसूर लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस के कुछ बहुत ही ईमानदार और बड़े अधिकारियों को इस पूरे मामले में शामिल करना होगा। अन्या ने अपने पिता को सुरक्षित घर छोड़ने के बाद अपनी गाड़ी की दिशा तुरंत ही बदल दी। अन्या ने अपनी गाड़ी को शहर के उस सुनसान और पुराने इलाके की तरफ मोड़ दिया, जहां उसने अपना वह साधारण और गंदा लिबास छिपा कर रखा था। उसने वह कीमती और शानदार नीले रंग की ड्रेस उतारी और फिर से उस बहुत ही साधारण और पुरानी साड़ी को पहन लिया। उसने अपने चेहरे पर फिर से थोड़ी धूल और मिट्टी लगा ली ताकि रात के उस भयानक अंधेरे में कोई भी उसकी असली पहचान न जान सके। अन्या अब स्टर्लिंग की उस बहुत बड़ी मालकिन से एक निडर और बहुत ही मजबूत रक्षक बन चुकी थी। जब अन्या अपनी उस पुरानी दुकान वाली सड़क पर पहुंची तो वहां का पूरा माहौल बहुत ही ज्यादा शांत और डरावना लग रहा था। सड़क की सभी पुरानी लाइटें किसी ने जानबूझकर तोड़ दी थीं और चारों तरफ सिर्फ एक बहुत ही घना और भयानक अंधेरा छाया हुआ था। गरीब दुकानदार अपने छोटे छोटे तंबुओं में सो रहे थे और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज रात उन पर क्या मुसीबत आने वाली है। अन्या ने बहुत ही सावधानी से चारों तरफ देखा और वह एक सुरक्षित जगह पर जाकर छुप गई। रात का वह भयानक सन्नाटा किसी बहुत बड़े और खतरनाक तूफान के आने से पहले की
एकदम शांत और खौफनाक चेतावनी की तरह लग रहा था। अन्या ने अपने फोन में पुलिस के उस बहुत ही ईमानदार अधिकारी का नंबर निकालकर पूरी तरह से तैयार रखा, ताकि वह सही समय पर तुरंत मदद मांग सके। उसकी आंखों में नींद का एक भी कतरा मौजूद नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक बहुत ही तेज और धधकती हुई आग लगातार जल रही थी। वह राहुल और उसके उन सभी गुंडों को एक ऐसा सबक सिखाने वाली थी जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। कुछ ही देर में अन्या को दूर से भारी गाड़ियों और कई खूंखार लोगों के पैरों की डरावनी आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। विक्रम अपने साथ बहुत सारे खतरनाक गुंडों को लेकर उस सड़क की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। उनके हाथों में मजबूत लोहे के डंडे थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी खौफनाक क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। अन्या ने अपनी मुट्ठियां बहुत ही मजबूती के साथ कस लीं और अपने दिल की धड़कन को पूरी तरह से शांत कर लिया। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी और आखिरी चेतावनी थी। अन्या जानती थी कि यह सिर्फ मामूली सी झड़प नहीं होने वाली थी, बल्कि यह सच्चाई और झूठ के बीच की एक बहुत भयानक जंग थी। उसने अपने मोबाइल का कैमरा चालू किया और उसे एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया, ताकि हर एक पल रिकॉर्ड हो सके। वह विक्रम और उन गुंडों के सबसे करीब जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई, ताकि वह उनके हर वार को अपने ऊपर ले सके। यह रात स्टर्लिंग के इतिहास में एक बहुत ही सुनहरे और बड़े अक्षरों में लिखी जाने वाली थी, और यह राहुल का अंत था। अंधेरा अब बहुत ज्यादा घना हो गया था और खामोशी चीखने लगी थी। अन्या की सांसें एक समान लय में चल रही थीं, जो उसके फौलादी इरादों को बहुत अच्छे से बयां कर रही थीं। उसने अपने पिता से जो वादा किया था, उसे निभाने का सबसे बड़ा वक्त अब बिल्कुल सामने आ था चुका था। वह उन सभी बेबस गरीबों की बहुत बड़ी ढाल बनकर वहां सीना तानकर खड़ी थी, जिसे तोड़ना किसी के भी बस की बात नहीं थी। विक्रम के खूंखार गुंडे अब बिल्कुल उसके सामने आ चुके थे और खूनी खेल शुरू होने वाला था। विक्रम और उसके खतरनाक गुंडे अब पूरी तरह से सड़क पर आ चुके थे। उनके हाथों में भारी लोहे के डंडे थे और वे किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं थे। विक्रम ने बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए आदेश दिया कि सारी दुकानों को तुरंत तोड़ दिया जाए। गुंडों ने तुरंत अपना खौफनाक काम शुरू कर दिया और ठेलों पर डंडे बरसाने लगे। डंडों की तेज आवाज से सभी गरीब दुकानदार नींद से जाग गए और दहशत में बाहर आ गए। बच्चे अंधेरे में रोने लगे। अन्या यह सब देखकर बाहर निकली। अन्या बहुत ही शांत लेकिन बेहद खतरनाक कदमों से उन गुंडों के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। विक्रम उसे उस पुराने और गंदे लिबास में देखकर जोर से हंसने लगा। उसने अन्या को एक कमजोर और बेवकूफ लड़की समझा, जो अपनी जान गंवाने के लिए खुद आगे आई है। विक्रम ने अपने एक भारी भरकम गुंडे को इशारा किया कि वह अन्या को वहां से उठाकर दूर फेंक दे। वह गुंडा गंदी गालियां बकता हुआ अन्या की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे हकीकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही उस बड़े गुंडे ने अन्या को पकड़ने के लिए अपना गंदा हाथ आगे बढ़ाया, अन्या ने बहुत ही तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी जगह से थोड़ा सा हटकर उस गुंडे के हाथ को बहुत मजबूती से पकड़ लिया और उसे पूरी ताकत से घुमा दिया। गुंडे के मुंह से दर्द की एक भयानक चीख निकल गई और वह तुरंत घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। अन्या ने बचपन से ही आत्मरक्षा और मार्शल आर्ट्स की बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग ली थी। उसका अभ्यास आज गरीबों की जान बचाने के काम आ रहा था। विक्रम और उसके बाकी सभी गुंडे यह सब देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए, क्योंकि उन्हें एक साधारण लड़की से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। विक्रम को लगा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है और उसने गुस्से में आकर अपने 3 और आदमियों को एक साथ अन्या पर हमला करने का आदेश दिया। वे तीनों हाथों में लोहे की रॉड लेकर अन्या को मारने के लिए बहुत ही तेजी से दौड़े। वहां मौजूद सभी गरीब दुकानदार अन्या की जान की सलामती के लिए जोर जोर से प्रार्थना करने लगे। अन्या बिल्कुल नहीं घबराई और तैयार रही। पहला गुंडा जैसे ही अपनी रॉड से अन्या के सिर पर वार करने वाला था, अन्या ने बहुत ही फुर्ती से नीचे झुककर खुद को बचा लिया। उसी क्षण उसने अपने पैर से उस गुंडे के घुटने पर एक बहुत ही जोरदार
और सटीक किक मारी, जिससे वह बुरी तरह से लड़खड़ा कर गिर गया। दूसरे गुंडे ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन अन्या ने हवा में उछलकर उसके सीने पर एक बहुत ही करारी लात जड़ दी। वह गुंडा हवा में उड़ता हुआ सीधा एक टूटे हुए ठेले पर जा गिरा और बेहोश हो गया। तीसरे गुंडे को अब अन्या की उस भयानक ताकत का पूरा अंदाजा हो चुका था और वह डर के मारे पीछे हटने लगा। अन्या ने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया और बहुत ही तेजी से दौड़कर उसकी गर्दन पर एक बहुत ही तेज वार किया। वह आदमी भी बिना कोई आवाज निकाले जमीन पर धूल चाटने लगा। कुछ ही मिनटों के भीतर अन्या ने विक्रम के 3 सबसे मजबूत आदमियों को बहुत ही आसानी से धूल चटा दी थी। यह मंजर देखकर विक्रम के माथे पर पसीने की बहुत ही ठंडी बूंदें साफ तौर पर उभरने लगी थीं। विक्रम अब बहुत ज्यादा घबरा गया था और उसने अपने सारे बाकी बचे गुंडों को एक साथ हमला करने का सख्त आदेश दिया। लगभग 10 आदमी हाथों में हथियार लिए अन्या को चारों तरफ से घेरने लगे ताकि उसे बचने का कोई भी रास्ता न मिल सके। अन्या जानती थी कि यह लड़ाई अब बहुत ज्यादा लंबी और मुश्किल होने वाली है, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को बहुत मजबूती से अपनी कमर में बांध लिया ताकि वह आसानी से लड़ सके। उसकी आंखों में एक भयानक और तेज चमक थी। गुंडों ने एक साथ अन्या पर हमला कर दिया, लेकिन अन्या बिजली की तरह तेज गति से उन सभी के वार से बचती रही। वह एक के बाद एक गुंडों को अपने सटीक और बहुत ही शक्तिशाली प्रहारों से जमीन पर गिराती जा रही थी। किसी को उसने अपने हाथों से पंच मारा तो किसी को उसने अपनी लातों से बहुत दूर उछाल दिया। अन्या की चालों में इतनी ज्यादा सफाई और तेजी थी कि वे गुंडे उसे छू भी नहीं पा रहे थे। गरीब लोग अन्या को किसी बहुत बड़ी देवी के रूप में देख रहे थे। विक्रम अब पूरी तरह से बेबस हो चुका था, क्योंकि उसके सारे मजबूत आदमी उस अकेली लड़की के सामने धूल चाट रहे थे। उसे समझ आ गया था कि यह लड़की कोई मामूली गरीब इंसान नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और प्रशिक्षित योद्धा है। उसने सोचा कि यहां से भागना ही सबसे अच्छा और सुरक्षित रास्ता है, ताकि वह राहुल को इस पूरी खौफनाक घटना की जानकारी दे सके। वह बहुत ही दबे पांव अंधेरे का पूरा फायदा उठाते हुए वहां से खिसकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अन्या की तेज नजरों ने उसे देख लिया। अन्या ने हवा में एक बहुत ही लंबी छलांग लगाई और सीधे विक्रम के सामने जाकर एकदम शेरनी की तरह खड़ी हो गई। विक्रम डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगा और उसने अपनी जेब से एक बहुत ही धारदार और खतरनाक चाकू बाहर निकाल लिया। वह अन्या को डराने की पूरी बाहर निकाल लिया कोशिश कर रहा था, लेकिन अन्या के चेहरे पर खौफ का एक भी छोटा सा निशान बिल्कुल नहीं था। उसने विक्रम की आंखों में बहुत गहराई से देखा और एक बहुत ही ठंडी मुस्कान दी। विक्रम का हाथ कांप रहा था। विक्रम ने गुस्से में पागल होकर अन्या के पेट में चाकू घोंपने की कोशिश की, लेकिन अन्या इस वार के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने विक्रम की कलाई को बहुत ही जोर से पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे चाकू उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद अन्या ने विक्रम के सीने पर एक बहुत ही जोरदार घूंसा मारा, जिससे वह अपनी जगह से कई फुट पीछे जाकर गिरा। वह दर्द से कराह रहा था और अब उसमें उठकर भागने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। अन्या उसके सीने पर अपना पैर रखकर खड़ी हो गई। अब सड़क पर पूरी तरह से शांति छा गई थी और केवल विक्रम के कराहने की धीमी आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। अन्या ने अपनी जेब से वह रिकॉर्डिंग वाला फोन निकाला और उसका कैमरा सीधा विक्रम के डरे हुए चेहरे की तरफ कर दिया। उसने विक्रम से बहुत ही सख्त और ऊंची आवाज में पूछा कि उसे आज रात यहां इन गरीब लोगों पर हमला करने के लिए किसने भेजा है। विक्रम दर्द से बहुत ज्यादा तड़प रहा था, लेकिन वह राहुल का नाम लेने से बहुत डर रहा था। अन्या ने पैर का दबाव बढ़ा दिया। अन्या ने विक्रम को एक बहुत ही भयानक चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने तुरंत सच नहीं बताया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। विक्रम को अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि यह खूंखार लड़की उसे सच में जान से मार सकती है, इसीलिए वह टूट गया। उसने रोते हुए और हाँफते हुए कैमरे के सामने साफ साफ कबूल किया कि उसे राहुल ने यहां भेजा है। उसने बताया कि राहुल इन सभी गरीबों को डराकर भगाना चाहता था, ताकि वह उस नई जमीन पर अपना कब्जा जमा सके।
यह एक बहुत बड़ा सबूत था। विक्रम ने कैमरे के सामने राहुल के उन सभी पुराने अपराधों और भ्रष्टाचार की बातों को भी उगलना शुरू कर दिया जिन्हें वह जानता था। उसने बताया कि कैसे राहुल ने पिछले कई सालों में बड़े बड़े घपले किए हैं और मासूम लोगों को अपनी ताकत के बल पर बर्बाद किया है। अन्या बहुत ही शांति से हर एक शब्द को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी जीत की चमक थी। यह वह हथियार था जो कल राहुल के पूरे साम्राज्य को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देने वाला था। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद अन्या ने उस वीडियो फाइल को तुरंत अपने सुरक्षित सर्वर और अपने उस भरोसेमंद वकील के नंबर पर भेज दिया। अब यह सबूत पूरी तरह से सुरक्षित था और दुनिया की कोई भी ताकत राहुल को जेल जाने से बिल्कुल भी नहीं बचा सकती थी। अन्या ने विक्रम को एक जोरदार ठोकर मारकर छोड़ दिया और उसे वहां से तुरंत भाग जाने के लिए कहा। विक्रम और उसके घायल गुंडे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे, जैसे कोई कुत्ता अपनी पूंछ दबाकर बहुत ही बुरी तरह से भागता है। गुंडों के भागने के बाद वह पुरानी सड़क एक बार फिर से बिल्कुल शांत और पूरी तरह से सुरक्षित हो चुकी थी। वहां मौजूद सभी गरीब दुकानदार और उनके बच्चे अपने तंबुओं से बाहर निकल आए और वे अन्या के सामने बहुत ही सम्मान के साथ अपने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में अन्या के लिए बहुत ही गहरी कृतज्ञता और सम्मान था, क्योंकि उसने आज रात उन सभी की जिंदगी और रोजगार को बर्बाद होने से बचाया था। अन्या का दिल यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी से भर गया था। उस बूढ़े चाय वाले ने रोते हुए अन्या के पास आकर कहा कि वे लोग उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। उसने अन्या को बहुत सारी दुआएं दी और कहा कि ईश्वर हमेशा उसकी रक्षा करेगा और उसे हर कदम पर सफलता देगा। अन्या ने बहुत ही प्यार से उस बूढ़े आदमी के आंसू पोंछे और उससे कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने वादा किया कि अब कोई भी ताकतवर इंसान उन गरीबों पर अत्याचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहुल के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद वहां पुलिस की कई गाड़ियां अपने बहुत ही तेज और नीले सायरन बजाते हुए बहुत ही तेज रफ्तार से पहुंच गईं। अन्या के वकील ने पहले ही पुलिस के उन बड़े और ईमानदार अधिकारियों को इस पूरी खौफनाक घटना की जानकारी दे दी थी। पुलिस ने आते ही उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और सभी गरीब दुकानदारों के बयान बहुत ही ध्यान से दर्ज करने शुरू कर दिए। अन्या बहुत ही चुपके से उस भीड़ और हलचल का फायदा उठाकर वहां से खिसक गई ताकि कोई उसे पहचान न सके। अन्या अपनी गाड़ी में बैठकर शहर के उन पुराने रास्तों से होते हुए वापस अपने उस विशाल और बहुत ही सुरक्षित बंगले की तरफ लौट रही थी। उसके पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि लड़ाई के दौरान उसे भी कुछ हल्की खरोंचें आई थीं, लेकिन उसकी आत्मा एकदम शांत थी। आज रात उसने जो कुछ भी किया था उस पर उसे बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी ताकत का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया था। उसने राहुल के क्रूर खेल को उसी के तरीके से हरा दिया था। घर पहुंचने के बाद अन्या ने अपना वह गंदा और मिट्टी से सना हुआ पुराना लिबास हमेशा के लिए अपने शरीर से उतार दिया। उसने एक बहुत ही लंबा और गर्म पानी का स्नान किया ताकि वह अपने शरीर की सारी थकान और उस रात के सारे दर्द को मिटा सके। जब वह शीशे के सामने खड़ी हुई तो उसने अपनी आंखों में एक बिल्कुल नई और बहुत ही शक्तिशाली रोशनी को चमकते हुए देखा। कल उसकी सगाई की वह बहुत ही बड़ी और भव्य पार्टी थी, जिसमें उसे अपना सबसे बड़ा और खतरनाक खेल खेलना था। अन्या ने अपने सुरक्षित लैपटॉप पर एक बार फिर से राहुल के खिलाफ जुटाए गए उन सभी मजबूत सबूतों और वीडियो को ध्यान से देखा। विक्रम का वह कबूलनामा और वे सारे बैंक के फर्जी दस्तावेज एक ऐसी बहुत बड़ी आग थी जो राहुल के घमंड को राख कर देगी। उसने उन हसार बैंक के सभी सबूतों को एक बहुत ही खास और सुरक्षित पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया ताकि वह उन्हें सगाई की पार्टी में इस्तेमाल कर सके। यह पेन ड्राइव राहुल के झूठे साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़े बम के समान थी। तभी उसके फोन पर एक बहुत ही अनजान नंबर से एक संदेश आया, जिसे देखकर अन्या का दिल पल भर के लिए बहुत तेजी से धड़का। यह संदेश उस पुलिस अधिकारी का था
जिसे अन्या ने विक्रम और उन गुंडों के खिलाफ सभी पुख्ता सबूत और अहम जानकारियां बहुत पहले ही सौंप से दी थीं। अधिकारी ने लिखा था कि पुलिस ने विक्रम को बहुत ही बुरी हालत में गिरफ्तार कर लिया है और वह राहुल के खिलाफ सब कुछ उगल रहा है। यह खबर अन्या की उस बहुत बड़ी जीत की सबसे पक्की मुहर थी। अन्या ने पुलिस अधिकारी को बहुत ही सुरक्षित तरीके से संदेश वापस भेजा और कहा कि वे राहुल को कल शाम तक बिल्कुल भी गिरफ्तार न करें। उसने अनुरोध किया कि पुलिस कल रात सगाई की उस बहुत बड़ी और शानदार पार्टी में पूरे दल बल के साथ पहुंचे ताकि राहुल का असली चेहरा सबके सामने आ सके। वह चाहती थी कि राहुल का वह पूरा घमंड शहर के सभी बड़े लोगों के सामने पूरी तरह से टूट जाए। अधिकारी ने अन्या की इस बहुत शानदार योजना को तुरंत स्वीकार कर लिया। अगले दिन की सुबह अन्या के घर में बहुत ही ज्यादा हलचल और खुशियों का शानदार माहौल था, क्योंकि आज उसकी बहुत बड़ी सगाई होने वाली थी। पूरे विशाल बंगले को बहुत ही कीमती फूलों और शानदार रंग बिरंगी लाइटों से बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा था। अन्या के पिता बहुत ज्यादा खुश थे और वे हर एक छोटी सी व्यवस्था की खुद अपने हाथों से बहुत ही बारीकी से जांच कर रहे थे। अन्या उन्हें इतना ज्यादा खुश देखकर अंदर ही अंदर बहुत दुख महसूस कर रही थी, लेकिन वह चुप रही। अन्या जानती थी कि आज रात जब सच्चाई सबके सामने आएगी तो उसके पिता का वह मासूम और साफ दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर उसने आज यह कड़ा कदम नहीं उठाया तो राहुल उनके पूरे साम्राज्य और उनके परिवार को खत्म कर देगा। यह एक बहुत ही कड़वी दवा की तरह था, जिसे बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए अन्या को अपने पिता को पिलाना ही था। अन्या ने पिता को प्यार से गले लगा लिया। अन्या के पिता ने बहुत ही ज्यादा भावुक होते हुए अन्या के सिर पर अपना हाथ फेरा और कहा कि आज उनका सबसे बड़ा सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल जैसा समझदार और बहुत ही ज्यादा होशियार लड़का ही अन्या और इस इतने बड़े साम्राज्य को बहुत अच्छे से संभाल सकता है। अन्या ने उनकी इन बातों को सुनकर बस एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान दी और अपने कमरे में वापस चली गई ताकि वह अपनी तैयारी कर सके। उसे आज रात के लिए मजबूत योजना की जरूरत थी। शाम होने लगी थी और सगाई के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर के सभी बड़े और मशहूर लोग उनके घर पर धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे। मीडिया और बड़े बड़े पत्रकारों की भीड़ भी बंगले के बाहर पूरी तरह से जमा हो चुकी थी, क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी और शानदार सगाई थी। अन्या अपने कमरे में थी और उसने आज के लिए एक बहुत ही कीमती और लाल रंग का शानदार लिबास अपनी पसंद से चुना था। वह आज एक योद्धा की तरह लग रही थी। अन्या ने अपने बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से संवारा और अपनी मां के उन बहुत ही कीमती गहनों को बड़े ही गर्व के साथ पहन लिया। उसने वह पेन ड्राइव अपने बहुत ही छोटे और कीमती पर्स में बिल्कुल सुरक्षित तरीके से रख ली थी, जिसमें राहुल की बर्बादी का राज छिपा था। जब वह सीढ़ियों से नीचे उस बड़े से हॉल में उतर रही थी तो सभी मेहमानों की नजरें उसकी खूबसूरती पर पूरी तरह से टिक गईं। राहुल भी उसे देखकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। राहुल बहुत ही शानदार और कीमती सफेद रंग का सूट पहनकर बिल्कुल एक राजकुमार की तरह सज धज कर वहां खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर उस जीत का एक बहुत ही बड़ा और झूठा घमंड था, क्योंकि उसे लगता था कि अब वह पूरी तरह से साम्राज्य का राजा बन चुका है। वह आगे बढ़ा और उसने अन्या का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे बहुत ही ज्यादा झूठे प्यार से चूमा। अन्या ने अपने चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान बनाए रखी और अपना हाथ पीछे खींच लिया। सगाई का वह शानदार कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम और तालियों की बहुत ही तेज गूंज के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। मीडिया वाले लगातार उन दोनों की बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें अपने कैमरों में बहुत ही तेजी से कैद करने में लगे हुए थे। हॉल में एक बहुत ही बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई थी, जिस पर उन दोनों के उन झूठे और बनावटी प्यार भरे पलों की पुरानी तस्वीरें दिखाई जा रही थीं। अन्या की नजरें लगातार उस स्क्रीन और अपने पर्स में रखी हुई पेन ड्राइव पर थीं।
कुछ ही देर में राहुल को मंच पर आकर अपने विचार रखने और सभी मेहमानों को संबोधित करने के लिए बड़े ही सम्मान से बुलाया गया। वह अपना सीना तानकर बहुत ही घमंड और अभिमान के साथ सीढ़ियां चढ़कर उस सजे हुए मंच पर पहुंच गया और माइक अपने हाथ में ले लिया। उसने सबसे पहले अन्या और उसके पिता की बहुत ज्यादा झूठी तारीफ की और कहा कि यह सगाई उसके जीवन का सबसे बड़ा पल है। अन्या उस नाटक को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। जब राहुल अपने उस बहुत ही लंबे और झूठे भाषण को लगभग खत्म करने वाला था, तब अन्या ने चुपके से अपने एक वफादार कर्मचारी को इशारा किया। वह कर्मचारी हॉल के उस कंट्रोल रूम में पहले से ही पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ था और उसने अन्या की वह पेन ड्राइव सिस्टम में लगा दी थी। अन्या जानती थी कि अब बस एक बटन दबते ही राहुल की पूरी दुनिया और घमंड हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाएगा। उसने एक बहुत ही गहरी सांस ली और इंतजार किया। राहुल ने अपनी जेब से वह बहुत ही ज्यादा महंगी और हीरे से जड़ी हुई सगाई की अंगूठी निकाली और उसे सभी मेहमानों को दिखाने लगा। उसने बहुत ही प्यार से अन्या को मंच पर ऊपर आने के लिए पुकारा ताकि वह अंगूठी हमेशा के लिए पहना सके। अन्या बहुत ही शांत कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी, लेकिन उसकी आंखों में प्यार की जगह एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी तूफान साफ दिखाई दे रहा था। यह वह तूफान था जो इस पूरे हॉल को निगलने के लिए पूरी तरह तैयार था। अन्या जब उन सजी हुई सीढ़ियों से चढ़कर मंच पर पहुंची तो वहां की तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभने लगी थी। राहुल बहुत ही ज्यादा उत्साहित और खुश नजर आ रहा था। उसने अपने हाथ में वह बहुत ही महंगी और हीरे से जड़ी हुई सगाई की अंगूठी पकड़ रखी थी। हॉल में मौजूद सभी खास मेहमान बहुत ही बेताबी से तालियां बजा रहे थे और उस खूबसूरत पल का इंतजार कर रहे थे। अन्या राहुल के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई और उसने एक बहुत ही गहरी सांस लेकर खुद को पूरी तरह से शांत किया। राहुल ने अपनी वह झूठी और बनावटी मुस्कान बिखेरते हुए अन्या से मीठी बातें करना शुरू कर दिया। उसने माइक पर बोलते हुए कहा कि अन्या उसकी पूरी जिंदगी है और वह स्टर्लिंग साम्राज्य की सबसे खूबसूरत रानी है। उसने अन्या का बायां हाथ अपने हाथ में लिया और वह चमकती हुई अंगूठी उसकी उंगली में पहनाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ठीक उसी पल अन्या ने अपना हाथ बहुत ही सख्ती और झटके के साथ पीछे खींच लिया। पूरे हॉल में अचानक एक अजीब सी खामोशी और गहरी उलझन पूरी तरह से छा गई। अन्या ने राहुल की उन हैरान और घबराई हुई आंखों में बहुत ही गहराई से देखा और अपना सिर ना में हिलाया। उसने बिल्कुल शांत लेकिन बहुत ही सख्त आवाज में कहा कि यह अंगूठी बहुत सारे झूठ और कई बेकसूर लोगों के खून से सनी हुई है। राहुल की वह बनावटी मुस्कान पल भर में गायब हो गई और वह इस बेइज्जती को एक मजाक साबित करने की कोशिश करने लगा। अन्या ने तुरंत हॉल के उस सबसे बड़े और खास कंट्रोल रूम की तरफ देखा और अपने उस कर्मचारी को इशारा कर दिया। अन्या का इशारा मिलते ही पूरे हॉल की तेज लाइटें अचानक से पूरी तरह से बंद हो गईं और अंधेरा छा गया। मंच के बिल्कुल पीछे लगी हुई वह बहुत बड़ी डिजिटल स्क्रीन अचानक से चालू हो गई। उस स्क्रीन पर उन दोनों की पुरानी तस्वीरों की जगह विक्रम का वह खौफनाक और डरा हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। विक्रम के चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे और वह अंधेरी सड़क पर बैठकर राहुल के उन सभी काले कारनामों को रो रो कर सबके सामने पूरी तरह से कबूल कर रहा था। स्क्रीन पर विक्रम बहुत ही साफ शब्दों में बता रहा था कि कैसे राहुल ने उन सभी गरीब दुकानदारों को भगाने का सख्त आदेश दिया था। हॉल में मौजूद शहर के सभी बड़े और रसूखदार मेहमान खौफ के मारे पूरी तरह से सन्न रह गए। अन्या के पिता के हाथ से शराब का वह महंगा गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। राहुल का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह विक्रम की बातें सुनकर बुरी तरह कांपने लगा था। राहुल एकदम पागलों की तरह चीखने लगा और सुरक्षा कर्मियों को आदेश देने लगा कि उस स्क्रीन को तुरंत बंद कर दिया जाए, लेकिन कंट्रोल रूम का दरवाजा अंदर से पूरी तरह से लॉक कर दिया गया था और कोई भी उसे नहीं खोल सकता था। स्क्रीन पर अब वे सारे बैंक के फर्जी दस्तावेज और गुप्त ईमेल बहुत ही साफ तरीके से दिखाई दे रहे थे। वीडियो में साफ बताया गया था
कि राहुल शादी के बाद अन्या के पिता को जेल भेजकर स्टर्लिंग की पूरी संपत्ति को हड़पने की साजिश रच रहा था। हॉल का वह पूरा सन्नाटा अब बहुत ही तेज और गुस्से भरी फुसफुसाहट में पूरी तरह से बदल चुका था। शहर के वे सभी अमीर और ताकतवर लोग अब राहुल को बहुत ही ज्यादा नफरत और तिरस्कार की नजरों से देख रहे थे। राहुल ने बहुत ही घबराहट में माइक छीना और चिल्लाने लगा कि यह सब झूठ है और उसके दुश्मनों की एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन उसकी आवाज बहुत बुरी तरह से कांप रही थी और उसके माथे से पसीने की बहुत मोटी बूंदें लगातार नीचे की तरफ टपक रही थीं। अन्या ने बहुत ही तेजी से आगे बढ़कर राहुल के कांपते हुए हाथ से वह माइक छीन लिया और भीड़ की तरफ मुड़ गई। उसकी आवाज किसी बहुत बड़ी और तेज बिजली की तरह पूरे हॉल में गूंज उठी, जिसने सभी को पूरी तरह से खामोश कर दिया। उसने सबके सामने यह बहुत बड़ा राज खोला कि कल रात जो लड़की एक गरीब विक्रेता बनकर सड़क पर लड़ रही थी वह कोई और नहीं बल्कि वह खुद थी। अन्या ने अपनी पूरी जांच और राहुल के उस घिनौने रूप के बारे में सब कुछ बता दिया। अन्या की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उसकी बहादुरी और उसकी उस बेहतरीन रणनीति पर पूरी तरह से हैरान रह गए। किसी ने भी सपने में यह नहीं सोचा था कि एक इतनी बड़ी और अमीर लड़की इतनी ज्यादा निडर और खतरनाक हो सकती है। अन्या के पिता अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा सदमे और आंसुओं से भरी हुई आंखों से देख रहे थे। उन्हें अब यह पूरी तरह से समझ आ गया था कि उनकी बेटी ने आज उन्हें और उनके पूरे साम्राज्य को कितनी बड़ी तबाही से बचा लिया है। राहुल अब हर तरफ से पूरी तरह से घिर चुका था और उसका वह सारा घमंड मिट्टी में मिल गया था। उसने बहुत ही ज्यादा गुस्से और भयानक अपमान से पागल होकर अन्या पर हमला करने के लिए आगे की तरफ छलांग लगाई। लेकिन इससे पहले कि वह अन्या को छू भी पाता, हॉल के वे विशाल और बहुत ही भारी दरवाजे एक बहुत बड़े धमाके के साथ खुल गए। दर्जनों हथियारबंद पुलिस अधिकारी बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए अंदर आ गए और उन्होंने पूरे हॉल को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस की गाड़ियों की नीली और लाल लाइटें शीशे की खिड़कियों से अंदर आ रही थीं और माहौल को बहुत गंभीर बना रही थीं। अन्या का वह पुलिस अधिकारी दोस्त अपने हाथ में गिरफ्तारी का एक बहुत ही पक्का वारंट लेकर बिल्कुल आगे की तरफ आया। उसने बहुत ही ऊंची और सख्त आवाज में राहुल पर धोखाधड़ी और संगठित अपराध के गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने चारों तरफ बहुत ही ज्यादा घबराई हुई नजरों से देखा और उसे समझ आ गया कि अब यहां से भागने का कोई भी रास्ता बाकी नहीं है। दो बहुत ही मजबूत पुलिस अधिकारियों ने आगे बढ़कर राहुल के दोनों हाथों को बहुत ही सख्ती से पीछे की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने उसकी कलाइयों पर लोहे की भारी हथकड़ियां पहना दी, जिनकी ठंडी आवाज पूरे हॉल में बहुत ही गूंज के साथ सुनाई दी। जो इंसान कुछ कलाइयों पर लोहे की भारी हथकड़ियां पहना दी देर पहले खुद को इस पूरे शहर का सबसे बड़ा राजा समझता था, वह अब एक बहुत ही मामूली और डरा हुआ अपराधी बन चुका था। मीडिया के लोगों ने इस बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक पल की ढेरों तस्वीरें लगातार खींचनी शुरू कर दी। जब पुलिस राहुल को घसीटते हुए हॉल से बाहर की तरफ ले जा रही थी, तो वह पागलों की तरह अन्या को गालियां बकने लगा। वह चीख चीख कर कह रहा था कि वह एक दिन जेल से बाहर जरूर आएगा और अन्या से अपनी इस बेइज्जती का पूरा बदला लेगा। अन्या अपनी जगह पर बिल्कुल एक मजबूत चट्टान की तरह स्थिर खड़ी रही और उसकी उन खोखली धमकियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी उन ठंडी और बेहद तेज नजरों से राहुल को हमेशा के लिए उस हॉल से बाहर जाते हुए देखा। राहुल के वहां से जाते ही पूरे हॉल का माहौल एकदम से बदल गया और सभी मेहमान बहुत ही गहरे सदमे में थे। अन्या मंच से नीचे उतरी और दौड़कर अपने पिता के गले से पूरी तरह से लिपट गई, जो बहुत जोर से रो रहे थे। पिता ने अपनी बेटी से बहुत ज्यादा माफी मांगी क्योंकि उन्होंने उस धोखेबाज इंसान पर आंख मूंदकर भरोसा किया था। अन्या ने उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें शांत करते हुए कहा कि अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है और उनका साम्राज्य पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है। सारे बड़े पत्रकार और मीडिया वाले अन्या की तरफ दौड़े ताकि वे इस बहादुर लड़की का पहला और सबसे अहम बयान ले सकें। अन्या ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और सभी लोगों से बहुत ही सम्मान के साथ शांति बनाए रखने की अपील की।
उसने कैमरे के सामने यह घोषणा की कि स्टर्लिंग कंपनी में अब एक बहुत बड़ा और सख्त सफाई अभियान चलाया जाएगा। वह राहुल के साथ मिले हुए हर एक भ्रष्ट अधिकारी को कंपनी से हमेशा के लिए बाहर निकालकर एक बहुत ही पारदर्शी और ईमानदार नया सिस्टम बनाएगी। अन्या ने एक और बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने कहा कि जो जमीन राहुल ने विप पार्किंग के लिए चुनी थी, वह जमीन अब हमेशा के लिए उन गरीब दुकानदारों को दान कर दी जाएगी। वहां गरीबों के लिए एक बहुत ही आधुनिक और सुरक्षित बाजार बनाया जाएगा, जहां वे बिना किसी डर के अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे। यह बात सुनते ही पूरे हॉल में तालियों की एक बहुत ही जोरदार और सच्ची गड़गड़ाहट गूंज उठी। शहर के वे सभी अमीर लोग जो पहले राहुल की झूठी शान के आगे झुकते थे, अब अन्या को बहुत ही ज्यादा सम्मान से देख रहे थे। अन्या ने आज यह साबित कर दिया था कि वह केवल एक कमजोर उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि एक बहुत ही बुद्धिमान और निडर नेता है। उसकी इस परहा-बधा, बेहतरीन रणनीति और बहादुरी ने केवल उसके परिवार को ही नहीं, बल्कि हजारों गरीब लोगों को भी बहुत बड़ी तबाही से बचाया था। अन्या का कद आज इस पूरे शहर में सबसे ज्यादा ऊंचा और बहुत ही मजबूत हो चुका था। वह सगाई की पार्टी, जो एक बहुत बड़े झूठ और धोखे का जश्न मनाने के लिए रखी गई थी, अब न्याय की जीत में बदल चुकी थी। हॉल के अंदर का वह भारी और तनावपूर्ण माहौल अब एक बहुत ही अजीब सी राहत और गहरी प्रशंसा में पूरी तरह से तब्दील हो गया था। अन्या मंच के पास बिल्कुल सीधे खड़ी थी और वह अपने कंधों से एक बहुत बड़े और भारी बोझ को उतरता हुआ महसूस कर रही थी। उसने अपना वह सबसे मुश्किल और जरूरी काम पूरी तरह से खत्म कर लिया था। रात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, पुलिस की कार्रवाई भी उसी तेजी के साथ हॉल के अंदर लगातार बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस अधिकारियों ने राहुल के उन सभी भ्रष्ट सहयोगियों को भी एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जो वहां मौजूद थे। विक्रम को पहले ही जेल की सलाखों के पीछे डाला जा चुका था और अब कंपनी के कई बड़े अधिकारियों को हथकड़ियां पहनाई जा रही थीं। स्टर्लिंग साम्राज्य की वह बहुत बड़ी और ऐतिहासिक सफाई आज इसी शानदार पार्टी के बीच पूरी तरह से शुरू हो गई थी। अन्या उस भीड़ भाड़ और शोर से थोड़ा दूर जाने के लिए बाहर की एक बहुत बड़ी और शांत बालकनी में आ गई। रात की वह बहुत ही ठंडी और ताजी हवा उसके थके हुए चेहरे को छू रही थी और उसे बहुत ज्यादा सुकून दे रही थी। वह नीचे शहर की उन अनगिनत जगमगाती हुई रोशनियों को बहुत ही शांति के साथ देख रही थी। उसे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी कि आज सड़क पर वे सभी गरीब और बेबस लोग बिना किसी खौफ के बहुत ही चैन की नींद सो रहे होंगे। कुछ ही देर बाद अन्या के पिता भी उसके पास उस बालकनी में आ गए और उन्होंने अपनी बेटी के कंधे पर बहुत प्यार से हाथ रखा। वे आज बहुत ही ज्यादा बूढ़े और थके हुए लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक बहुत ही नई और गहरी समझ साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अन्या से कहा कि आज उसके दादाजी उसे देखकर सच में बहुत ही ज्यादा गर्व और खुशी महसूस कर रहे होंगे। पिता ने हमेशा के लिए अपना पद छोड़कर पूरी कंपनी अन्या के हाथों में सौंपने का फैसला किया। अन्या ने बहुत ही गंभीरता के साथ अपना सिर हिलाया और अपने पिता के इस बहुत बड़े फैसले को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। वह अब इस विशाल साम्राज्य का नेतृत्व करने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार और बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसे पता था कि आने वाले समय में उसे और भी कई बड़ी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना बहुत ही बहादुरी से करना पड़ेगा, लेकिन अब वह किसी भी चीज से नहीं डरती थी, क्योंकि वह आग में तपकर एकदम खालिस सोना बन चुकी थी। पूरे शहर के सभी न्यूज चैनलों पर आज रात सिर्फ और सिर्फ राहुल की गिरफ्तारी की वह बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर ही चल रही थी। टीवी स्क्रीन पर उसका वह डरा हुआ और हथकड़ी लगा हुआ चेहरा बार बार दिखाया जा रहा था और उसे एक बड़ा अपराधी बताया जा रहा था। उसका वह पूरा झूठा साम्राज्य और उसकी वह साफ सुथरी छवि बस कुछ ही घंटों के भीतर ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। अन्या की उस एक बेहतरीन और सटीक चाल ने उसे हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया था।
अन्या ने बालकनी के उस कांच वाले दरवाजे में अपनी परछाई को बहुत ही ध्यान और शांति के साथ देखा। वह मासूम और भोली भाली लड़की बिल्कुल नहीं रही थी, जो दूसरों पर बहुत ही आसानी से आंख मूंद कर भरोसा कर लिया करती थी। वह एक बहुत ही मजबूत रक्षक और रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक योद्धा बन चुकी थी। उसने अपने आप को देखकर एक बहुत ही शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई मुस्कान दी और आने वाले कल का स्वागत करने के लिए तैयार हो गई। आसमान में आज रात चमकने वाले सभी सितारे अन्या को रोज की तुलना में कुछ ज्यादा ही तेज और खूबसूरत लग रहे थे। अन्या यह बहुत अच्छी तरह से जान गई थी कि इंसानियत और दया के बिना कोई भी ताकत सिर्फ एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक हथियार होती है, लेकिन जब उसी ताकत को सच्चाई और न्याय के साथ जोड़ दिया जाता है तो वह कमजोर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ढाल बन जाती है। अन्या ने एक आखिरी बार शहर को देखा और अंदर अपने मेहमानों के पास वापस लौट गई। अगले दिन की सुबह पूरे शहर में केवल एक ही खबर गूंज रही थी और सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर राहुल की गिरफ्तारी की तस्वीरें छपी थीं। न्यूज चैनलों पर रात भर वही वीडियो बार बार दिखाया गया जिसमें राहुल का सारा घिनौना सच दुनिया के सामने आ चुका था। स्टर्लिंग साम्राज्य की प्रतिष्ठा को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन अन्या ने इसे संभालने की पूरी तैयारी कर ली थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही उसने अपनी जिंदगी के एक नए और बहुत बड़े अध्याय की शुरुआत कर दी थी। अन्या सुबह बहुत जल्दी उठकर सीधे स्टर्लिंग कंपनी के मुख्य मुख्यालय पहुंच गई। आज उसने कोई भी साधारण या गंदा लिबास नहीं पहना था, बल्कि एक बहुत ही महंगा और शानदार बिजनेस सूट पहना हुआ था। कंपनी के सभी कर्मचारी उसे देखकर सम्मान से सिर झुका रहे थे, क्योंकि वे जान गए थे कि यह लड़की कोई मामूली उत्तराधिकारी नहीं है। अन्या सीधे अपने पिता के उस बहुत बड़े और आलीशान कार्यालय में गई, जो आज से उसका खुद का कार्यालय बन चुका था। वह कुर्सी पर बैठी और उसने काम शुरू किया। उसने सबसे पहले कंपनी के निदेशक मंडल की एक बहुत ही आपातकालीन और अहम बैठक बुलाई, जिसमें सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। कमरे का माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण था, क्योंकि सभी को राहुल के साथ हुई उस भयानक घटना के बारे में पता था। अन्या ने बैठक शुरू होते ही उन सभी अधिकारियों की एक बहुत ही लंबी सूची मेज पर रख दी, जो राहुल के काले कामों में शामिल थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी गद्दार अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से कंपनी से बाहर निकालने का बहुत सख्त आदेश दे दिया। उन भ्रष्ट अधिकारियों ने अन्या के इस फैसले का विरोध करने की पूरी कोशिश की और अपने लंबे अनुभव का हवाला दिया, लेकिन अन्या ने उन्हें वह सारे डिजिटल सबूत और बैंक के फर्जी खाते दिखा दिए जो उसने अपने खुफिया नेटवर्क से निकाले थे। वे सबूत देखकर सभी गद्दार पूरी तरह से खामोश हो गए और उनके चेहरों का रंग एकदम से सफेद पड़ गया। अन्या ने उन सभी को बहुत ही भयानक चेतावनी दी कि अगर उन्होंने चुपचाप इस्तीफा नहीं दिया तो वह उन्हें भी राहुल के साथ जेल की सलाखों के पीछे भेज देगी। दूसरी तरफ शहर की सबसे बड़ी और सुरक्षित जेल में राहुल की पहली रात बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावनी गुजरी थी। वह अपनी उस छोटी और बदबूदार सेल में पूरी रात पागलों की तरह जागता रहा और दीवार पर अपना सिर मारता रहा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली सी लड़की ने उसके इतने बड़े साम्राज्य और घमंड को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। उसका वह महंगा इटालियन सूट अब पूरी तरह से गंदा हो चुका था और उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ डर था। सुबह होते ही राहुल ने अपने सबसे महंगे और मशहूर वकीलों को जेल में मदद के लिए तुरंत बुलाया ताकि वह बाहर निकल सके। लेकिन जब वकीलों ने अन्या द्वारा सौंपे गए उन सभी पुख्ता सबूतों और विक्रम के उस साफ कबूलनामे को बहुत ध्यान से देखा तो वे भी पीछे हट गए। उन्होंने राहुल को साफ बता दिया कि इस केस में उसे कोई भी नहीं बचा सकता और उसे बहुत लंबी सजा होनी पूरी तरह से तय है। यह सुनकर राहुल के पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह से खिसक गई और वह रोने लगा। अदालत में राहुल का वह पूरा मामला बहुत ही तेज गति से चला, क्योंकि अन्या ने कोई भी कसर बिल्कुल नहीं छोड़ी थी। विक्रम ने अदालत में जज के सामने राहुल के उन सभी गैरकानूनी कामों और भ्रष्टाचार की पूरी कहानी
बिल्कुल विस्तार से बता दी। मुनीम ने भी अपने सारे असली दस्तावेज अदालत में जमा कर दिए, जो राहुल के उन सभी आर्थिक घोटालों का सबसे बड़ा और अहम सबूत थे। हर एक गवाही और हर एक सबूत राहुल के गले में पड़ी हुई उस फांसी के फंदे को और भी ज्यादा कस रहा था। कुछ ही हफ्तों के बाद अदालत ने उस बहुचर्चित और बड़े मामले का अपना अंतिम और ऐतिहासिक फैसला पूरे शहर के सामने सुना दिया। जज ने राहुल को धोखाधड़ी करने और संगठित अपराध चलाने के सभी गंभीर आरोपों में पूरी तरह से दोषी और मुजरिम करार दिया। उसे 20 साल के कठोर कारावास की बहुत ही सख्त सजा सुनाई गई और उसकी सारी निजी संपत्ति को तुरंत जब्त करने का आदेश दिया गया। यह फैसला सुनते ही अदालत में मौजूद सभी गरीब लोगों ने खुशी से तालियां बजानी शुरू कर दी और अन्या को देखा। राहुल जब सजा सुनने के बाद पुलिस की कड़ी हिरासत में अदालत से बाहर निकाला जा रहा था, तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसकी आंखों में अब वह पुराना वाला झूठा घमंड बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी और खौफनाक हार की झलक थी। उसने दूर खड़ी अन्या की तरफ देखा, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि उसके शब्द पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। अन्या ने उसे बिना किसी दया के हमेशा के लिए उस अंधेरी और भयानक जेल की तरफ जाते हुए देखा। राहुल के जेल जाने के बाद अन्या ने अपनी पूरी ऊर्जा और समय स्टर्लिंग कंपनी को वापस एक बहुत ही सही दिशा में लाने में लगा दिया। उसने कंपनी में काम करने वाले सभी पुराने और ईमानदार कर्मचारियों को वापस बुला लिया, जिन्हें राहुल ने बिना कारण निकाल दिया था। वह मुनीम भी वापस आ गया और अन्या ने उसे तरक्की देकर कंपनी का मुख्य वित्त अधिकारी बना दिया, जो एक बहुत ही बड़ा सम्मान था। अन्या के इन सभी अच्छे फैसलों से कंपनी के भीतर एक बहुत ही नई और सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से दौड़ गई। अन्या ने अपने उस सबसे बड़े वादे को पूरा करने का काम बहुत ही तेज गति से शुरू कर दिया, जो उसने सगाई की रात किया था। उस वेब पार्किंग वाली जमीन पर अब एक बहुत ही सुंदर और आधुनिक बाजार बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा था। अन्या खुद हर रोज वहां जाकर निर्माण कार्य की पूरी देखरेख करती थी और इंजीनियरों को बहुत ही सख्त निर्देश देती थी। वह चाहती थी कि उन गरीब दुकानदारों को दुनिया की सारी सुविधाएं मिलें, ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। कुछ ही महीनों के अंदर वह बाजार पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और वह किसी शानदार शॉपिंग मॉल से कम नहीं लग रहा था। उसमें हर एक दुकानदार के लिए एक अलग और सुरक्षित दुकान थी, जहां पानी और बिजली की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। अन्या ने इस किसे बहा किसार पानी दौड़ और सुरक्षित दुकान थी प्रोजेक्ट में अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा खर्च किया था, क्योंकि वह इसे इंसानियत का सबसे बड़ा मंदिर मानती थी। जब उन गरीब लोगों ने अपनी नई दुकानों को देखा, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वे बहुत भावुक हो गए। उस नए बाजार के उद्घाटन का दिन किसी बहुत बड़े त्योहार से कम नहीं था और पूरे इलाके को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। मीडिया के कई लोग और शहर के सभी बड़े नेता इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए वहां पूरी तरह से मौजूद थे। अन्या एक बार फिर से अपनी उस शानदार गाड़ी में वहां पहुंची, लेकिन आज वह कोई साधारण विक्रेता नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मालकिन थी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो उसकी पवित्रता और सच्चाई का सबसे बड़ा प्रतीक थी। जैसे ही अन्या गाड़ी से बाहर निकली, वहां मौजूद हजारों लोगों ने बहुत ही जोर से तालियां बजाकर उसका बहुत भव्य स्वागत किया। वह बूढ़ा चाय वाला जिसके आंसू अन्या ने पोंछे थे, वह दौड़कर उसके पास आया और उसके पैरों में पूरी तरह से गिर गया। अन्या ने उसे तुरंत उठाया और बहुत ही प्यार से अपने गले लगा लिया, क्योंकि वह इन सभी गरीबों को अपना ही एक बड़ा परिवार मानती थी। उन सभी दुकानदारों की आंखों में अन्या के लिए जो सम्मान था, वह दुनिया की किसी भी दौलत से बहुत ज्यादा कीमती था। अन्या ने लाल रंग का वह रिबन काटकर उस नए और आधुनिक बाजार का पूरे विधि विधान के साथ शानदार उद्घाटन कर दिया। उसने अपने ही हाथों से उन सभी गरीब दुकानदारों को उनकी नई दुकानों की चाबियां बहुत ही सम्मान के साथ सौंप दी। उन सभी के चेहरों पर जो एक
सच्ची और सुकून भरी मुस्कान थी। उसे देखकर अन्या का दिल अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने महसूस किया कि असली ताकत लोगों को डराने में नहीं, बल्कि उनके चेहरों पर हमेशा के लिए खुशी लाने में ही होती है। अन्या ने वहां मौजूद विशाल भीड़ को संबोधित करते हुए माइक पर एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद प्रेरणादायक और सुंदर भाषण दिया। उसने कहा कि विकास का असली मतलब ऊंची इमारतें बनाना नहीं है, बल्कि समाज के सबसे निचले वर्ग को मजबूत और सक्षम बनाना है। उसने वादा किया कि स्टर्लिंग कंपनी हमेशा इंसानियत और ईमानदारी के उस रास्ते पर चलेगी जो उसके दादा और पिता ने बहुत पहले दिखाया था। उसके इस भाषण को सुनकर हर किसी की आंखें पूरी तरह से नम हो गईं और तालियों की गूंज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भीड़ में सबसे आगे अन्या के पिता खड़े थे और वे अपनी बेटी को इतने बड़े मंच पर बोलते हुए देखकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें अब यह पूरी तरह से यकीन हो गया था कि अन्या सिर्फ एक काबिल व्यवसायी ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही महान इंसान भी है। उन्होंने अपनी पुरानी बीमारी और कमजोरी को भूलकर बहुत ही जोर से ताली बजाई और अपनी बेटी को अपना सबसे कीमती आशीर्वाद दिया। अन्या ने मंच से अपने पिता को देखा और उन्हें एक बहुत ही प्यार भरी और शांत मुस्कान दी। उद्घाटन का वह पूरा कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा सफल रहा और पूरे देश की मीडिया ने अन्या की इस बहुत बड़ी पहल की दिल खोलकर तारीफ की। स्टर्लिंग कंपनी के शेयर बाजार में बहुत ही तेजी से ऊपर जाने लगे और कंपनी को कई नए और बड़े विदेशी प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे। यह सब सिर्फ अन्या की उस ईमानदारी और उसकी उस बहुत ही शानदार नेतृत्व क्षमता का ही एक बहुत बड़ा और जादुई असर था। उसने दुनिया को दिखा दिया था कि सच्चाई के रास्ते पर चलकर भी कोई इंसान बहुत ज्यादा कामयाब हो सकता है। शाम के समय जब अन्या अपने उस विशाल और आलीशान बंगले में वापस लौटी, तो घर का माहौल बहुत ही ज्यादा शांत और सुकून भरा था। उसके पिता ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके हाथों में अपनी पूरी वसीयत और कंपनी के सारे जरूरी कागजात हमेशा के लिए सौंप लोकार्पण के दिए। उन्होंने कहा कि आज से यह पूरा साम्राज्य पूरी तरह से तुम्हारा है और मुझे तुम पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा है। अन्या ने उन कागजातों को अपने माथे से लगाया और अपने पिता को बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ धन्यवाद कहा। अन्या अपने कमरे की उस बड़ी सी बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और दूर चमकते हुए उस नए बाजार की रोशनियों को बहुत ध्यान से देखने लगी। उसे वह दिन याद आया जब वह उस भयानक और तेज धूप में एक गंदी सी साड़ी पहनकर समोसे तलने का काम कर रही थी। वह सफर बहुत दिन ने ही ज्यादा मुश्किल और दर्द भरा था, लेकिन उस सफर ने अन्या को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम सबक सिखाया था। उसने अपने अंदर की उस सोई हुई शेरनी को बहुत ही अच्छे तरीके से जगा लिया था। राहुल आज एक बहुत ही अंधेरी और ठंडी कोठरी में अपनी पूरी जिंदगी सड़ने के लिए मजबूर था, क्योंकि उसका घमंड उसे खा चुका था, जबकि अन्या एक बहुत ही बड़े और शानदार साम्राज्य की सबसे ताकतवर और न्यायप्रिय रानी बनकर पूरी दुनिया पर राज करने के लिए तैयार थी। यह कहानी सिर्फ एक अमीर लड़की के संघर्ष की नहीं थी, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की और अन्याय पर न्याय की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी। अन्या ने अपनी आंखें बंद की और ठंडी हवा का बहुत ही गहराई से आनंद लिया। अगले दिन अन्या ने अपनी कंपनी में काम करने वाले सभी महिला कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही खास और नई योजना की शुरुआत की। उसने महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें उच्च पदों पर बैठाने के लिए कई बहुत ही शानदार और नए नियम लागू किए, ताकि समानता बनी रहे। वह जानती थी कि समाज में महिलाओं को भी अक्सर बहुत कमजोर समझा जाता है, जैसे कभी राहुल ने उसे एक बहुत ही मामूली लड़की समझा था। अन्या अब हर एक कमजोर इंसान की सबसे बड़ी और मजबूत आवाज बनने का पूरा फैसला कर चुकी थी। अन्या की कंपनी में अब काम करने का माहौल बहुत ही ज्यादा सुरक्षित और खुशनुमा हो चुका था और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। कोई भी अधिकारी अब किसी छोटे कर्मचारी को गाली देने या उसे बिना किसी कारण नौकरी से निकालने की बिल्कुल भी कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। अन्या खुद हर हफ्ते कंपनी के सभी छोटे बड़े कर्मचारियों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनती थी और उनका तुरंत
कोई ना कोई समाधान निकालती थी। वह एक ऐसी बेहतरीन लीडर बन गई थी जिसे लोग डर से नहीं बल्कि सच्चे प्यार से बहुत मानते थे। एक दिन दोपहर के समय जब अन्या अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो उसे मिलने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान आया। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि पुलिस का वही ईमानदार बड़ा अधिकारी था जिसने राहुल को गिरफ्तार करने में अन्या की बहुत ज्यादा मदद की थी। अधिकारी ने अन्या को एक शानदार गुलदस्ता भेंट किया और कहा कि पूरे पुलिस विभाग को अन्या जैसी निडर लड़की पर बहुत ही ज्यादा गर्व है। अन्या ने उसे धन्यवाद कहा और समाज की सुरक्षा के लिए हमेशा पुलिस का साथ देने का अपना पक्का वादा किया। समय अपनी एक बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ता रहा और अन्या ने स्टर्लिंग कंपनी को एक बहुत ही नई और ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उसकी सफलता की कहानियां अब पूरे देश के कई बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेजों में एक बहुत ही खास उदाहरण के रूप में बच्चों को पढ़ाई जाती थीं। अन्या ने न केवल अपनी बहुत बड़ी संपत्ति को पूरी तरह से बचाया था बल्कि उसने अपने पिता के उस पुराने सम्मान को भी वापस हासिल किया था। वह अब किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने की कोई भी गलती नहीं करती थी। अन्या के जीवन में अब शांति और सुकून का एक बहुत ही खूबसूरत दौर पूरी तरह से लौट आया था जो हमेशा के लिए रहने वाला था। उसने अपनी पुरानी सगाई की अंगूठी को एक बहुत ही गहरे कुएं में हमेशा के लिए फेंक दिया था ताकि कोई भी बुरी याद उसके पास न रहे। वह अपने काम और अपने लोगों की भलाई में ही अपनी सबसे बड़ी और सच्ची खुशी को तलाशने में पूरी तरह से कामयाब हो गई थी। उसका वह बहुत बड़ा दिल अब किसी भी नकली प्यार या धोखे का बिल्कुल भी मोहताज नहीं था। रात के उस सन्नाटे में जब अन्या अपनी कुर्सी पर बैठकर उस विशाल शहर की जगमगाती हुई रोशनियों को बहुत ही ध्यान से देखती थी तो वह मुस्कुराती थी। उसे पता था कि नीचे की उन सड़कों पर अब कोई भी गरीब दुकानदार किसी क्रूर अधिकारी के डर से बिल्कुल भी नहीं रोएगा या घबराएगा। उसने अपने पिता का साम्राज्य और अपना खुद का आत्मसम्मान एक बहुत ही भयानक युद्ध के बाद पूरी तरह से जीत लिया था और वह अब अजय थी। वह स्टर्लिंग की सबसे महान और शक्तिशाली मालकिन अन्या थी जिसे कोई नहीं हरा सकता था। अन्या ने अपनी डायरी का एक बहुत ही नया पन्ना खोला और उसमें अपने आने वाले कल के लिए कुछ बहुत ही शानदार लक्ष्य लिखना शुरू कर दिया। वह अपनी इस बहुत बड़ी और शानदार कहानी को अपनी पूरी आने वाली नई पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में छोड़ना चाहती थी। उसने सीखा था कि सोने का असली रंग तभी बहुत अच्छी तरह से निखर कर बाहर आता है जब उसे आग में बहुत ज्यादा तपाया जाता है। उसने अपनी डायरी बंद की और एक बहुत ही गहरी और संतुष्ट सांस लेकर मुस्कुराई। यह उस लड़की की एक बहुत ही कमाल की और प्रेरणादायक कहानी थी जिसने एक बहुत ही आम विक्रेता बनकर अपने पूरे साम्राज्य को हमेशा के लिए बचा लिया। उसने ये पूरी तरह से साबित कर दिया था कि एक औरत की असली ताकत उसके महंगे कपड़ों में नहीं बल्कि उसके बाहर कहानी थी बहुत ही तेज दिमाग में होती है। अन्या की वह बहुत ही शानदार जीत शहर के हर एक गरीब और बेबस इंसान के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बन चुकी थी। वह अपनी जिंदगी के एक बिल्कुल नए और सुनहरे कल की तरफ बहुत ही मजबूती से बढ़ रही थी।